इस वीडियो में तुम्हें मजा आएगा क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा मस्त कहानी है। ये एक ऐसे किंग की कहानी है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका था। उसके पास हर वो चीज थी जो कि उसने चाही थी, लेकिन इस लाइफ में वो बहुत ही हार्टलेस पर्सन था। मतलब उसे दूसरे लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, जब मर्जी तब किसी को भी मार देता था। खैर अचानक ही उसे एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ उसके पास कोई भी नॉवल स्टेटस नहीं है। बस एक अलग चीज ये है कि इस वर्ल्ड में मैजिक पावर एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में उसे किंग ने सिर्फ स्टोरी में सुन रखा है। वैसे हमारे इस किंग का नाम ऑथर है, जिसने अभी अभी एक नई दुनिया में आंखें खोली है। अभी उसकी आंखों के सामने उसकी मदर और उसके फादर थे, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो यही बात कर रहे थे कि ऑथर की नाक उनके ही जैसी है। ऑथर के फादर रेनोल्ड इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हैं कि ऑथर ने अभी अभी जन्म लिया है, और वो ऑथर से कहने लगे थे कि वो उन्हें अपने पापा कहकर बुलाए। जिस पर ऑथर की मदर एलिसा उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑथर अभी बहुत छोटा है। वैसे वही दूसरी तरफ ऑथर, जो कि अभी पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान है। अगर उसके सामने खड़े दोनों इंसान सच कह रहे हैं कि वो उसके मम्मी पापा हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी तरह से अपनी पिछली लाइफ में मारा गया और ये उसकी दूसरी लाइफ है। उसे अभी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली लाइफ में वो हजारों लाखों लोगों की जान अपने हाथों से ले चुका था। उसे नहीं लगता कि उसे कोई मार देगा, पर ये चीज पॉसिबल हो चुकी है और ऑथर अब एक बच्चा बन चुका है जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। उसके सारे काम उसकी मम्मी या उसके पापा करते हैं। ऑथर को अभी बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अभी इस चीज को पसंद नहीं कर रहा, पर वो खुद से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके काम किसी और को करने पड़े। साथ ही जब वो लोग उसके बेड पर सुलाकर जाते हैं, तो ऑथर यही सोचता रहता है कि कहीं कोई उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि पिछली लाइफ में उस पर हमले हमेशा अचानक ही होते थे। अभी वो यही सोच में लगा हुआ था कि आखिर उस पर हमला हुआ तो वो करेगा क्या, क्योंकि उसके पास तो ताकत ही नहीं है कि वो उठ कर लड़ पाए। वो तो खुद को हिला भी नहीं सकता। ये उसके पास सिर्फ एक ही अटैक है जो कि वो कर सकता है, वो भी पंच मारना। इसलिए वो अभी अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश कर रहा था। जब उसके फादर ये देखते हैं तो वो उसके हाथ के बीच में अपनी उंगली रखते हैं। ऑथर अपनी पावर दिखाने के लिए अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है। उसने अपने फादर की फिंगर तो पकड़ ली थी, लेकिन फिंगर को हिला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑथर ने अपनी जितनी हो सकती उतनी पावर लगा दी और उसने अपने डायपर गंदा कर दिया। अभी उसकी मदर डायपर साफ करने के लिए आती है, पर ऑथर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सिंपल सी बात है, उसे शर्म आ रही है। वैसे अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें ऑथर को सिर्फ शर्म आती थी। मतलब उन कर्मों में से ऐसा कुछ नहीं था जिसमें ऑथर को मजा आए। लेकिन अब ऑथर की मदर उसे बाहर लेकर आती है और ऑथर के फादर रेनोल्ड, जिसे हम रे कहकर बुलाएंगे, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तब ऑथर को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ऑथर के फादर मैजिक की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑथर की मदर के पास हीलिंग मैजिक की पावर है। ऑथर ये चीज देखकर अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। साथ ही वो खुश भी है क्योंकि कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऑथर अभी अपनी मैजिक के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है और मैजिक सीखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे जल्दी जल्दी बड़ा होना होगा। वैसे बाद में हम देखते हैं कि ऑथर के फादर अभी अपने घर से कुछ दूरी पर आते हैं, जहाँ एक जंगल है। वहाँ आकर कुछ बीस्ट को खत्म करने लगते हैं। ऑथर अभी वहाँ नहीं था। हालांकि जब उन बीस्ट को मार रहे थे तभी वहाँ कुछ और दूसरे लोग आते हैं जो कि ऑथर के फादर को जानते हैं, और शायद वो किसी टीम के मेंबर है, मतलब किसी एडवेंचर टीम के मेंबर। इन लोगों का क्या काम है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी आते ही फिर से गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद ऑथर के फादर वापस घर लौटे, जिनके हाथ में अजीब से क्लो है। क्लो एज अ वेपन समझ सकते हो, जिन्हें ऑथर ने सबसे पहले नोटिस किया। ऑथर अभी सोच रहा था कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के वेपन्स को पब्लिकली अलाउ कर रही है तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसा खतरा है जिससे हमें खुद को बचाने की जरूरत है। अभी वैसे तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बच्चा होने की वजह से वो नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो अभी तक बोल नहीं पाता। खैर जो भी हो, वो इस तरह की फैमिली पाकर अभी बहुत खुश है, क्योंकि कम से कम ये लोग जबरदस्ती उसे सोने तो देते हैं। उसकी पिछली लाइफ में तो वो रात को तो छोड़ो, दोपहर तक को नहीं सो पाता था। मतलब रात का तो चलता है कि रात को दुश्मन लोग हमला कर सकते हैं, पर दोपहर में वो सो नहीं गया। आखिर ये खबर कौन लीक करता है? वैसे ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ ही चल रही है। खैर यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में ऑथर ने मेहनत की और किसी तरह से घुटनों के बल चलना सीख लिया। साथ ही ऑथर की पकड़ भी थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। इससे उसके फादर और मदर का जब उस पर ध्यान नहीं रहता तो वो किसी तरह से कंबल के जरिए अपने बेड से नीचे उतर सकता था। ऐसा कर वो अपने ही घर की लाइब्रेरी में चोरी छुपे जाता और किसी तरह से वहाँ की किताब निकाल कर पढ़ता। अभी सबसे पहले किताब जो उसने पढ़ी थी, उससे ऑथर को नॉलेज मिली कि जिस किंगडम में वो रह रहा है वो दिकातन कॉन्टिनेंट में आता है। ये नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, पर मैंने नहीं रखा। वैसे अभी मैं तुम्हें इसे
एल्डरी कॉन्टिनेंट के बारे में पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 किंगडम्स आते हैं और उन तीनों किंगडम में से एक किंगडम है ऑथर का किंगडम। पहला किंगडम है डार्क किंगडम, उसमें डार्क लोग रहते हैं। दूसरा है एलिनोर किंगडम जिसमें एल्फ वगैरह रहते हैं और तीसरा है सर्पेंट किंगडम जहाँ इंसान रहते हैं। अभी ऑथर को एक नई चीज पता चलती है कि यहाँ का जो किंगडम है इसमें इनहेरिटेड सिस्टम चलता है, मतलब अगर राजा मरा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा और अगर वो भी किसी कारण से मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा। मतलब इस टाइप से सब कुछ चलते जा रहा है। जबकि ऑथर की पिछली लाइफ सिंपल थी, अगर किसी को राजा बनना है तो वो दूसरे राजा को मार दे और इजिली राजा बन जाए। वैसे इस किताब में जादू वगैरह कुछ नहीं लिखा था, इसलिए ये किताब ऑथर के ज्यादा काम की नहीं है। वो बहुत मेहनत कर उस बुक शेल्फ के ऊपर चढ़ता है और बहुत ही क्यूट तरीके से एक मैजिक की किताब निकाल कर लाता है। हालांकि अभी इतनी मेहनत कर वो ये चीज समझ चुका था कि ये वर्ल्ड उसके पिछली वर्ल्ड जितना एडवांस नहीं है, क्योंकि वहाँ यूट्यूब पर एक इंडियन आदमी पहले ही हर चीज का ट्यूटोरियल दिया होता है। जबकि यहाँ ऑथर को किताब पढ़नी होगी। वो उस किताब को खोलता है और उसे पता चलता है कि मैजिक बहुत रेयर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर फिर भी रेयर, जनरेशनल वाइज फैलता है। मतलब अगर ऑथर के फादर को उनके दादाजी से मिली है तो ऑथर को भी मैजिक मिलेगा, ये चीज क्लियर है। हर 100 साल में एक आदमी के पास मैजिक पावर होती है और ये जो मैजिक पावर है इसे माना कहा जाता है, जिसका मतलब एनर्जी होता है। और ये एनर्जी भी 2 तरह की होती है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझाया गया, बस इतना बताया गया कि पहला तरीका है कि अपने माना एनर्जी का इस्तेमाल कर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी माना से चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर अपनी एनर्जी को रिलीज किया जा सकता है। ऑथर के पेरेंट्स के पास दोनों ही अलग अलग प्रकार की माना एग्जिस्ट करती हैं। उसके फादर अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी मदर हीलिंग मैजिक के थ्रू अपनी माना यानी कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकती है। यानी कि ऑथर एक लकी इंसान है। अभी उस किताब में ऑथर को पता चलता है कि पॉवर्टी के बाद हर इंसान की बॉडी में एक माना को डेवलप होता है जिससे वो माना यानी कि मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। ऑथर समझ गया था कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो माना कोर उसके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। अगर कोई बंदा मैजिक को मास्टर कर ले तो उसे मैजिक की पोजीशन मिलती है, मतलब मैजिशियन की। अभी ऑथर सोच रहा था कि क्या मैजिक सीख कर वो इसे अपने सेल्फ डिफेंस में भी इस्तेमाल कर पाएगा, वो सच में एक कुंफू पांडा बन जाएगा। अभी के लिए ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है क्योंकि पॉवर्टी के बाद ही उसके पास माना कोर आएगा जिससे वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। अभी के लिए उसे दूसरी चीज पर फोकस करना होगा जो कि काई एनर्जी। ये एक तीसरा टाइप भी कह सकते हैं या यूं कह लो कि पिछली लाइफ में ऑथर ने इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज निकाली थी पर पिछली लाइफ में वो इससे कुछ उखाड़ नहीं पाया। अभी जो काई एनर्जी है ऑथर उसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। वो बैठ जाता है और ध्यान लगाना शुरू करता है पर इतने में ही उसकी मदर आकर उसे उठा लेती है। वो देखते हैं कि ऑथर बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस में लगा हुआ था, इसका मतलब शायद उसने पॉटी कर ली है। जब वो देखती है तो उनका शक सही निकलता है क्योंकि सच में डायपर गंदा हो चुका था। वो ऑथर को वहाँ से ले जाने लगती है जो देखते हुए ऑथर मन में सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना होगा। वैसे अभी इसके बाद कुछ देर बाद का सीन आता है क्योंकि हमें डायपर बदलते हुए नहीं देखना। यहाँ भी अलीसा यानी कि ऑथर की मदर एक डायरी लिख रही थी जिसमें वो अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखती हैं, मतलब एज अ बायोग्राफी समझ लो। तो वो उसमें लिखती हैं कि ऑथर के साथ टाइम कब बीत जाता है इस चीज का पता नहीं चलता। बस वो दुखी हैं तो इस बात से कि अभी तक ऑथर ने एक भी बार स्माइल नहीं की। वैसे अभी ये सब लिखने के बाद जब वो वहाँ खिड़की की तरफ देखती है तो उसकी नजर रे और ऑथर पर पड़ी। रे वहाँ पर ऑथर को शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था एक छोटी सी लकड़ी की मदद से। जब अलीसा वहाँ आती है तो रे उसे बताने लगता है कि ऑथर ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, वो भी इतने कम समय में। पर अलीसा को गुस्सा आता है क्योंकि वो एक वुमेन, वो कहने लगती है कि उनके बेटे को ये चीज इतनी कम उम्र में सिखाने की जरूरत नहीं। हालांकि अब जब अलीसा रे पर चिल्ला रही थी तो ऑथर तलवार चलाने के साथ साथ इस चीज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस सब सिचुएशन को देखकर वो ये जरूर समझ चुका था कि शादी बहुत ही डरावनी चीज होती है। साथ ही ऑथर ने ये ख्याली पुलाव पका लिए हैं कि शायद इस धरती पर महिलाएं ही राज करती हैं। हालांकि वो एक हद तक गलत भी नहीं है। खैर अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि अलीसा अभी ऑथर को मार्केट लेकर आई हुई थी जहाँ जितनी भी वेपन या फिर खतरनाक चीजें उन्हें देखकर ऑथर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑथर को वो खिलौने लग रहे हैं और उसे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। पर अलीसा अपने बेटे को इस तरह की खतरनाक चीजें नहीं दिलाती, वो बस मार्केट दिखाती है। ऑथर वहाँ की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि यहाँ कई सारी नई नई चीजें उसे देखने को मिली। साथ ही वो यहाँ कुछ नए लोगों से भी मिलता है जो कि मैजिक इस्तेमाल करना जानते हैं। वो ऑथर को बच्चा समझकर उसे मैजिक दिखा रहे थे इम्प्रेस करने के लिए और सच में ऑथर इम्प्रेस भी हो रहा था कि उसने अभी तक मैजिक कभी नहीं देखा था। इस तरह की नए नए मैजिक देखकर वो सीख रहा था क्योंकि उसे लगता है कि एक समय पर वो भी इस तरह के मैजिक स्पेल को यूज कर पाएगा। वैसे अभी पूरे दिन मार्केट में घूमने की वजह से ऑथर थक चुका था, इसी वजह से वो रास्ते में ही सो जाता है। सोने से पहले उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसकी ये लाइफ और उसकी ये फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है। अभी ऑथर सो चुका था इसलिए अलीसा उसे उठाकर घर ले आती है और घर आने पर वो भी सोचने लगती है कि ऑथर बिल्कुल अपने फादर रे पर गया है, जिसे हर चीज को देखकर क्यूरियोसिटी फील होती है। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता
जाता है। अभी ये सब याद करते हुए अलीसा इस कंक्लूजन पर निकली थी कि एक दिन शायद ऑथर भी घर छोड़कर चला जाएगा इस दुनिया को देखने के लिए। हालांकि जो भी हो, वो ऑथर के अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करती है। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि अभी रे घर के बाहर फिर से अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे ऑथर भी खिड़की से देख रहा था। रे जब अपनी मैजिक पावर से जमीन से स्टोन्स को उठाता है तो ऑथर इमेजिन करने लगता है कि रे कुछ कूल करेगा, लेकिन ऐसा कोई सीन हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि रे ने बीच में ही अपना इरादा बदल लिया। ऑथर इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, पर तभी अलीसा वहाँ आती है और कहने लगती है कि तुम्हें अभी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो रे ने अपनी मैजिक प्रैक्टिस शुरू ही की है। अचानक ही रे ऑथर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ मस्त मूव करके दिखाता है, साथ ही अपनी स्पीड भी उसे दिखाता है, जिससे ऑथर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। अभी इतने दिनों में पढ़ाई कर ऑथर ने भी कुछ चीजें सीख ली हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही अलीसा उसे उठा कर ले जाती है सुलाने के लिए। बच्चे दिन में कई बार सोते हैं, अभी ऑथर को सोना नहीं है, उसे या तो अपने ट्रिक्स दिखानी थी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग करना था। वहाँ बेड की तरफ जाते वक्त ऑथर की नजर बुक शेल्फ पर पड़ी, जिसमें ऊपर की तरफ एक किताब रखी हुई थी। अभी तक ऑथर उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाता, इसी वजह से वो इस किताब तक पहले नहीं पहुंच पाया। उसे किसी भी कीमत पर यह किताब पढ़नी थी, जिस वजह से वो अपनी मदर से उस किताब को निकालने की डिमांड करता है, लेकिन अलीसा ऐसा नहीं कर रही थी। कुछ देर तक क्यूट फेस बनाने के बाद ऑथर को फाइनली वो किताब मिल जाती है। ऑथर उसे खोलकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए। अलीसा समझ जाती है कि ये शायद उसमें फोटो वगैरह देख रहा है, इस वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऑथर तुरंत ही बैठकर उस किताब में लगे स्पेल को अपने ही अंदर पढ़ने लगा था। ना जाने कैसे, पर उसने वो पूरी किताब समझ ली थी। वैसे अभी वहाँ दूसरी तरफ अलीसा रे के लिए पानी लेकर आई थी, क्योंकि शायद वो बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से थक चुका होगा। और यहाँ ये दोनों ही सोच रहे थे कि ऑथर भी बहुत देर से उस किताब में फोटो वगैरह देख रहा था, तो शायद अब तक वो सो चुका होगा। पर ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ रे ने वो ग्लास लिया और पानी पीना शुरू किया। इतने में ही उनका घर ब्लास्ट हो पड़ा। यहाँ जो आग निकली थी उससे बचने के लिए रे तुरंत ही अलीसा की तरफ कूद गया। इससे रे की पीठ जल गई थी, पर उसने अलीसा को बचा लिया। वैसे ये दोनों भूल गए थे कि अंदर भी कोई था। जब उन्हें याद आया तो वो तुरंत ही घर की तरफ भागे। अंदर आकर देखा तो ऑथर हवा में उड़ रहा था। ऑथर की बॉडी से एक मिस्टीरियस सी एनर्जी निकल रही थी। वो दोनों ही बहुत हैरान थे। अभी ऑथर हवा में से धीरे धीरे नीचे आता है और खड़ा हो जाता है। ये चीज सच में शॉक कर देने वाली थी, लेकिन अभी जब वो शॉक हो रहे थे तभी अचानक से घर की वो लकड़ी की दीवारें, जो कि अब सिर्फ पट्टियां बची हैं, वो गिरने लगती हैं। अभी वो ऑथर के ऊपर गिरने वाले थे। ऑथर अभी इतना छोटा है कि वो ज्यादा तेजी से अपनी जगह से नहीं हिल सकता। इसका मतलब वो अपनी तीसरी लाइफ देखने वाला था। पर तभी उसके दोनों ही पेरेंट्स ने छलांग लगाई और उसे बचा लिया। यहाँ अलीसा ने ऑथर को पकड़ा और वहाँ रे ने उन पट्टियों को अपने मैजिक पावर से रोका। अभी दोनों की आंखों में आंसू थे। ऑथर ये देखकर हैरान था, क्योंकि इस तरह की फीलिंग उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। वो समझ चुका था कि उसके पेरेंट्स उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अभी कहानी यहाँ से आगे बढ़े इससे पहले हमें ऑथर की पिछली लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है। ऑथर का एक रॉयल गार्ड था, जिसके पास जिम्मेदारी थी कि उसे ऑथर की प्रोटेक्शन का काम संभालना है, लेकिन उसने ऑथर को धोखा दिया और ऑथर को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इस चीज में वो कामयाब नहीं हो पाया। अब अगर नियमों को देखा जाए तो उस गार्ड को तुरंत ही मौत की सजा सुनाई देनी चाहिए, लेकिन ऑथर ने नियमों को बदल दिया और उस गार्ड को उसके होम टाउन लेकर आया, जहाँ अभी वो गार्ड और उसकी पूरी फैमिली ऑथर के सामने खड़ी थी। वो गार्ड समझ चुका था कि ऑथर क्या करने वाला है, इसी वजह से वो माफी मांगने लगा और कहने लगा कि भले ही उसे मार दिया जाए, लेकिन उसकी फैमिली को इस चीज में ना लाया जाए। पर ऑथर बात नहीं सुनता और सबसे पहले उसकी फैमिली को मारता है, जिससे वो गार्ड अपनी गलती को समझ पाए। इससे ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी क्रिएट कर दिया था कि अगर उसके खिलाफ कोई गया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये चीज आप पहले ही सुन चुके हैं कि पिछली लाइफ में ऑथर के पास दिल नहीं था। खैर, फिर इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी इस लाइफ में वो जिस तरह के लोगों से मिला, शायद पिछली लाइफ में उसके पास इस तरह के लोग रहे ही ना हो। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब ऑथर करीबन 4 साल का हो चुका है। भले ही जब वो कुछ महीने का था तब उसके फादर रे उसे जब तलवार चलाना सिखाते थे तो उसकी मदर उसे डांटती थी, लेकिन अब लगभग 4 साल की उम्र में हो जाने की वजह से रे ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। ऑथर तलवार चलाने में ठीक ठाक माहिर हो चुका है, फिर भी अभी तक वो अपने फादर रे को नहीं हरा पाया, जो कि जाहिर सी बात है। आज फिर से ट्रेनिंग का दिन था। रे अपने बेटे के लिए कुछ नए टूल्स लेकर आया है, जो कि असल में आयरन क्लो है। ऑथर उन्हें पहनने से मना कर देता है। उसका रीजन वो ये बताता है कि ये भी भारी है और साथ ही इससे उसके अटैक करने की स्पीड कम होती है। इस चीज पर कोई सवाल जवाब नहीं करता, बस स्माइल करता है और अपनी तलवार उठा लेता है। अभी वैसे तो आज से पहले कभी ऑथर रे को नहीं हरा पाया, लेकिन आज पहली बार ऑथर अपनी स्वॉर्ड में अपने मैजिक को फ्लो करता है और फिर हमला करना शुरू करता है। ऑथर की स्पीड को देखकर रे पहले ही हैरान था। अचानक से जब वो दोनों की तलवारें टकराई तो रे की तलवार टूट गई, क्योंकि ऑथर अपनी तलवार में मैजिक फ्लो कर चुका था। यहाँ रे की तलवार टूट जाने की वजह से अभी इस प्रैक्टिस मैच का विनर ऑथर घोषित हुआ। रे इस चीज में बहुत हैरान था और साथ ही वो खुश भी है
है क्योंकि ऑथर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे इस प्रैक्टिस मैच के बाद जब वो लोग वापस अपने घर के अंदर आए तो यहाँ रे अलीसा से कहता है कि हमें ऑथर के लिए एक इंस्ट्रक्टर ढूंढना होगा जो कि ऑथर की ट्रेनिंग शुरू कर सके। रे जानता है कि वो खुद भी एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन सकता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो अपने हिसाब से ऑथर को ट्रेन करेगा तो ऑथर कहीं ना कहीं उसके पावर लेवल जितना ही पहुंचेगा, जबकि वो अपनी बेटे को खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। ये सुनकर अलीसा थोड़ी उदास हो जाती है और ऑथर को गले लगाकर कहती है कि नहीं, ऑथर की अभी उम्र इतनी नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर जाए। असल में एक इंस्ट्रक्टर का होना मतलब ये है कि ऑथर को अपने इस घर को छोड़कर सिटी जाना होगा जहाँ ऑथर की ट्रेनिंग चलेगी। ऑथर की उम्र अभी लगभग 4 साल की है, इसलिए उसकी मदर को नहीं लगता कि ये सही डिसीजन होगा, पर रे को ऐसा नहीं लगता। उसको लगता है कि उसका बेटा काबिल है और वैसे भी वो इतनी कम उम्र में किसी भी चीज में मैजिक सर्कुलेट करना समझ चुका है, इसलिए अगर वो लोग अभी उसकी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये उसके टैलेंट को वेस्ट करने जैसा होगा। इस चीज की वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि घर का इकलौता मर्द होने की वजह से ऑथर के पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है, इसलिए वो एक विन विन सिचुएशन देता है। वो कहता है कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपसे अलग जाऊं, इसलिए आप भी मेरे साथ सिटी चल सकते हो। अभी ऑथर ने जैसे ही ये बात कही तो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि ये तो परफेक्ट आइडिया है। उन्होंने तुरंत ही पैकिंग शुरू कर दी थी क्योंकि वो कल ही निकल रहे हैं। साथ ही रे ने अपने पुराने टीम को भी मैसेज भेज दिया जो कि उन्हें गाड़ी में बैठकर सिटी लेकर जाएगी। रास्ता थोड़ा लंबा है क्योंकि इनका जो घर है ये सिटी से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है जो कि खतरनाक है, इसी वजह से उन्हें एक एडवेंचर टीम की जरूरत पड़ेगी। वैसे इस टीम का नाम टू हॉर्न टीम है। अभी जब वो लोग ऑथर के घर पहुंचते हैं तो ऑथर सबसे पहले आगे बढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद उस टीम का कैप्टन जिसका नाम एडम है और वो आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो ऑथर को बताता है कि वो और ऑथर एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं, लेकिन अभी वो बस 4 साल का है, इसलिए उसे उनकी पहली मुलाकात याद नहीं होगी। हालांकि ऑथर अपनी पिछली लाइफ की बात याद करके रखे हुए, इसलिए उसे अभी कुछ साल पहले की बात याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बताता है कि उसे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। जब ऑथर ने अपने घर की ऐसी तैसी की थी तब ये पूरी टीम आई थी उसके घर को फिर से रीबिल्ड करने में मदद करने के लिए। उसी दौरान ऑथर ने इनकी बात सुनी थी कि रे और अलीसा दोनों ही पहले टू हॉर्न टीम के मेंबर हुआ करते थे। वैसे भी सब ऑथर और एडम की बात चल रही थी कि इतने में टू हॉर्न ग्रुप के दूसरे मेंबर जिसका नाम एंजेला है वो आगे आती है और ऑथर को ग्रैब कर लेती है। उसे बच्चे पसंद है, लेकिन ये इस ग्रुप की मम्मी है जिस वजह से ऑथर अभी सांस ले नहीं पा रहा था। हर चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत, कुछ चीजें तुम स्क्रीन पर भी देख सकते हो। वैसे अब इतने में ही डैटन नाम का तीसरा टीम मेंबर आगे आता है और ऑथर को बचा लेता है। अभी जब उसने ऑथर को वहाँ उन बॉल से दूर किया तभी ऑथर की नजर वहाँ उनकी उस गाड़ी के ऊपर खड़ी दूसरी लड़की पर पड़ी। इस लड़की का नाम जैस्मिन है और देखकर ही पता चल रहा है कि ये खुद को इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ऑथर उसकी आंखों में खो चुका था। इतने में ही वहाँ हेलेन नाम की एक और मम्मी गर्ल आती है जो कि टीम की 5th मेंबर है। अभी इन सब के नाम जान लेने के बाद फाइनली ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ रहे थे तब ऑथर सोच रहा था कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसकी पुरानी वर्ल्ड जितना अच्छा नहीं है। तब वो भले से ही एक राजा था, लेकिन उस समय पर फ्लाइंग कार्स आ चुकी थी, मतलब वो किसी मॉडर्न किंगडम का राजा था और पिछले लाइफ में वो कभी इतनी सारी घास के आसपास नहीं रहा। इस वजह से अभी वो बहुत खुश है। वैसे जर्नी कई दिनों की थी, इसी वजह से ये लोग बीच में रेस्ट करने के लिए जरूर रुकते हैं। आज भी ये आग जलाकर एक जगह रुकते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ वुल्फ का एक ग्रुप आता है। जैस्मिन तुरंत ही आगे आती है और कहती है कि इससे वो लड़ेगी। हालांकि जब वो फाइट कर रही थी तभी रे, एडम और बाकी सारे मेंबर्स भी आगे आकर उन वुल्फ से लड़ने लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी उन्हें हरा देते हैं। ऑथर अभी ये सब होते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसे भी फाइट करनी है, इसलिए अगली फाइट में अगर हो पाया तो वो भी हिस्सा लेगा। वैसे भी के लिए इस फाइट के खत्म होते होते लगभग रात हो चुकी थी। इसके बाद इन लोगों ने यही खाना बनाकर रात रुकने का फैसला किया। खाना खाते वक्त वहाँ ऑथर की नजर पड़ती है कि उसके फादर के हाथ पर हल्की सी चोट लगी है। उसकी मदर उस चोट को हील करने लग जाती है और पूरी टीम आसपास देखने लग जाती है। ऑथर समझ चुका था कि इसका रीजन ये है कि इस वर्ल्ड में जो हीलिंग मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और यही कारण है जिसकी वजह से टीम छोड़ने के बाद रे और अलीसा दोनों इस तरह की जंगली इलाके में रहने के लिए आए हैं। वैसे अब खाना पीना करने के बाद अचानक ही एडम यहाँ ऑथर के पास आता है और उसे एक फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि रे ने ऑथर की बहुत तारीफ की थी। इस वजह से वो देखना चाहता है कि ऑथर सच में उस तारीफ के लायक है अभी या नहीं। यह ऑथर ने भी हाँ कर दी थी और सभी लोग इन दोनों की फाइट देखने के लिए भी भीड़ लगाकर खड़े हो गए। अभी ऑथर मन में सोच रहा था कि ये पहली बार उसके किसी दूसरे पर्सन के साथ फाइट है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ फादर के साथ ही प्रैक्टिस की थी। साथ ही उसके फादर हमेशा लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करते थे जिससे ऑथर को चोट न लगे, लेकिन एडम के हाथ में एक स्पेयर है जिसमें फ्रंट साइड
साइड पर कुछ बैंडेजेस लगे हुए हैं। इसका मतलब ऑथर को नहीं पता, लेकिन फिर भी एडम उसके फादर की तरह देखकर हमला नहीं करेगा, इसलिए ऑथर को इस फाइट को थोड़ा सीरियसली लेना होगा। वैसे अभी फाइट जैसी शुरू हुई तो वहाँ एडम ने तुरंत अपने स्पेयर को अपनी एनर्जी के साथ कंबाइन कर लिया है। इससे उसकी पावर बढ़ चुकी थी। वहाँ ऑथर भी अपनी तलवार को एनर्जी के साथ कंबाइन कर लेता है, लेकिन वो इस चीज को एक स्टेप आगे लेकर आता है। उसने यहाँ उसी सेम एनर्जी को अपने पैरों में भी फ्लोट करना शुरू कर दिया था। इससे हुआ ये था कि जो ज्यादा एनर्जी का प्रेशर था उसकी वजह से ऑथर की स्पीड इंक्रीज हुई, और जब वहाँ सामने से एडम ने हमला करना शुरू किया तो ऑथर उसके हमले को डोज करते हुए पहले उसके करीब पहुंच गया, जिस वजह से ऑथर ने अपना पहला हिट कर दिया था। साथ ही ज्यादा तेज स्पीड होने की वजह से ऑथर तुरंत उसके पीछे आ गया, जो चीज एडम नोटिस तक नहीं कर पाया था। अभी अचानक से ऑथर इतनी तेज मूवमेंट देखकर एडम भी थोड़ा सा सीरियस हो गया। उसने पीछे मुड़कर हमला किया। ऑथर भी उस लकड़ी की तलवार से अटैक करता है। यहाँ दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन ऑथर तुरंत ही हवा में उड़ जाता है, क्योंकि ऑथर की बॉडी बहुत ज्यादा हल्की है और साथ ही अभी उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एडम जैसे अडल्ट का सामना कर सके। अभी ऑथर जब हवा में से नीचे गिर रहा था तो एंजेला अपने विंड मैजिक से उसे कैच कर लेती है और सेफली लैंड कराती है। वैसे ऑथर के वहाँ नीचे आ जाते ही यहाँ डेटन तुरंत ही एडम के पास आता है और उसे डांटने लगता है, ये कहकर कि आखिर वो एक बच्चे पर सीरियसली हमला कैसे कर सकता है। इस पर एडम भी जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन ऑथर के सडन अटैक के कारण वो थोड़ा सा घबरा गया और अचानक हमला कर बैठा। ये बात सही थी, क्योंकि एडम खुद ऑथर के हमले से बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे वह ऑथर जो कि अभी अभी लैंड किया है, उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ती है, जो कि उसी की तरफ देख रही थी। वह ऑथर के नीचे आते ही वो तुरंत ऑथर के पास आती है और डिमांड करती कि ऑथर उसे वही सेम अटैक सिखाए जो कि उसने एडम पर यूज किया था। अभी ऑथर वैसे तो मना कर सकता था, लेकिन जैस्मिन कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही थी। इस वजह से ऑथर को प्रॉमिस करना पड़ा कि वो बाद में उसे वो टेक्निक सिखाएगा। अभी लोग सो जाते हैं। सुबह उठकर गाड़ी में फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद ये फिर से एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। वहाँ रुककर एडम अभी ऑथर को स्पेयर चलाना सिखा रहा था। वही रे ऑथर को थोड़ी जिम ट्रेनिंग करवाता है। बाद में हेलेन की बारी आती है, जो कि ऑथर को निशाना लगाकर सिखाती है, जिसमें ऑथर बहुत ही जल्दी माहिर हो चुका था। अभी खुद की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ऑथर जैस्मिन को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। जैस्मिन भी ऑथर की सिखाई हुई इस टेक्निक को जल्दी माहिर कर लेती है। वैसे बाद में ये लोग फिर से आगे बढ़ चुके थे। अभी रात के समय गाड़ी में जब एक किताब पढ़ रहा था तो जैस्मिन उसी को देख रही थी, जैसे कि अब वो भी ऑथर को लाइक करने लगी हो। हालांकि ऑथर सिर्फ 4 साल का है और जैस्मिन उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। खैर अगले दिन इनकी गाड़ी फिर से जंगल में रुकती है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज ऑथर का जन्मदिन है और आज वो पूरे 4 साल का हो चुका है। जहाँ जैस्मिन उसे एक डैगर गिफ्ट देती है, जो देखकर बाकी तीनों लेडीज बहुत ज्यादा हैरान थी। साथ ही जैस्मिन उसे डैगर कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाती है। वैसे अब इतने में ही रे और बाकी सभी आकर कहते हैं कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी ऑथर की नजर अपनी मदर पर पड़ती है, जो कि थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऑथर भी याद करता है कि अभी कुछ दिन पहले जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो रात के समय उसने देखा कि उसकी मदर खाना नहीं खा रही। तब उसने पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं, उन्हें भूख नहीं लगी। अभी भी ऑथर पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर अलीसा कहती है कि कुछ भी नहीं, वो ठीक है। और बाद में ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अचानक ही रास्ते में इनके ऊपर हमला होता है। जो हमला करने वाले लुटेरे थे वो तीर चलाते हैं। ये तीर गिनती में बहुत ज्यादा थे, लेकिन एंजेलिना ने अपनी विंड मैजिक के थ्रू एक शील्ड क्रिएट की, जिसने उन सभी तीरों को रोक दिया। हालांकि बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि ये सच में बहुत बड़ी अमाउंट लुटेरे से घिरे चुके हैं। अभी अगर यहाँ से सेफली निकलना है तो लुटेरों से लड़ना होगा। ये सोचकर पूरी टीम वहाँ गाड़ी से बाहर उतर के आई। ऑथर की मदर अभी ऑथर को थोड़ा शांत कराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा ये सब देखकर डर जाएगा। हालांकि ऑथर बिल्कुल भी नहीं डरा, वो सब सिचुएशन को बड़ी ध्यान से देख रहा था। वैसे वहाँ लड़ते वक्त ऑथर के फादर पर एक लुटेरे पीछे से हमला करते हैं, लेकिन उसी दौरान हेलेन अपने तीर से उसे वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद हम वहाँ ऊपर की लुटेरों के लीडर को देखते हैं। वो वहाँ एंट्री लेते ही अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि इस लड़ाई में किसी भी लेडीज को और किसी भी बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए। जब अगर तुम ये सोचो कि नहीं वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा सिर्फ वजह से कह रहा है क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में वो लोग होंगे उतने ज्यादा महंगे बिकेंगे। वैसे अभी ये लड़ाई कुछ देर तक इसी तरह से चलती रहती है। बाद में हम देखते हैं कि ज्यादा गिनती में होने की वजह से वो लुटेरे जीतते हुए दिख रहे थे, क्योंकि सामने टूहोन की पूरी टीम बहुत ज्यादा थक चुकी है। अचानक ही लड़ते वक्त एक लुटेरा ऑथर के फादर को घायल करके जमीन पर गिरा देता है। अभी रे का पूरा फोकस यहाँ अपनी वाइफ और अपने बेटे को बचाने पर था। इसी वजह से वो उसी गाड़ी के पास लड़ाई कर रहा था। जब वो जमीन पर गिरा और उस
उसे चोट लगी तो ये देखकर अलीसा और ऑथर तुरंत ही गाड़ी से निकल कर आते हैं। यहाँ वो लुटेरे का लीडर चुका था जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये देखने के बाद घायल होकर भी रेक्स इस तरह से खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि इस लीडर को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसलिए उसे कुछ और सोचना होगा। वो तुरंत ही अलीसा को वहाँ से भागने का ऑर्डर देता है, साथ ही अपनी बेटी ऑथर को भी। पर ऑथर भागना नहीं चाहता था, वो अपने फादर की मदद करना चाहता था। पर तभी रे कहता है कि तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट है और तुम्हें अपने होने वाले भाई को बचाना होगा। ये सुनकर ऑथर हैरान हो गया और समझ गया कि असल में इसी वजह से उसकी मदर थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। खैर जैसे ही यहाँ रे ने अपनी ये बात पूरी की तो वहाँ तुरंत ही ऑथर ने अपनी मदर का हाथ पकड़ा और उन्हें दूसरी साइड वहाँ से ले जाने लगा जिससे कि वो अपनी मदर को बचा सके। हालांकि री ये चीज पहले ही बता चुका है कि अलीसा प्रेग्नेंट है, इसका मतलब उसके पेट में एक बेबी है और अगर उसे पकड़ लिया जाए तो एक और पर्सन बढ़ जाएगा, भले ही कुछ महीने उसे खाना देना पड़ेगा लेकिन फिर ज्यादा कमाई होगी। ये सोचकर वो लीडर अपने कुछ दूसरे लुटेरे भाइयों को वहाँ ऑथर और अलीसा के पीछे भेजता है। जब वो पीछा कर रहे थे तभी हेलेन और जैस्मिन आगे आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। इससे ऑथर और अलीसा को टाइम मिल चुका था वहाँ से थोड़ा दूर भागने का। अभी रास्ते में भागते हुए ऑथर सोच रहा था कि पिछली लाइफ में उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने कई फैमिलियों को मार दिया, वो भी बिना सोचे। अभी यहाँ उसकी जान खतरे में है, इसी वजह से उसे पहली बार डर का एहसास हुआ। अभी ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो इतने छोटे शरीर के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। उसे बस किसी भी तरह से अपनी मदर की जान बचानी होगी। हालांकि भागते हुए अचानक ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत ही जब ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ वो एक मिस्टीरियस आदमी को पाता है जो कि अपनी मैजिक से उन्हीं की तरफ हमला करने वाला था। अभी जैसे ही यहाँ से उसने अपना अटैक छोड़ा और वहाँ तुरंत ऑथर ने अपनी मदर को धक्का देकर दूर हटा दिया जिससे कि उन्हें इस अटैक से बिल्कुल भी चोट ना लगे। अभी उस अटैक के चलते ऑथर वहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा था। असल में वो जहाँ से भाग रहे थे वो एक पहाड़ी इलाका है और नीचे एक बहुत बड़ी खाई है। ऑथर उस खाई में गिर रहा था, अगर यहाँ से वो गिर जाता तो ये पक्का था कि मारा जाता, इसका मतलब वो आगे और कुछ नहीं कर सकता। यही सोचकर वो तुरंत अपना डैगर निकालता है और सबसे पहले सीधा उसी आदमी की तरफ निशाना लगाता है जिसने उसे यहाँ से नीचे गिराया। ऑथर ने उसके पैर में उस डैगर को फंसा दिया था क्योंकि डैगर में एक रस्सी बंधी हुई थी। बाद में ऑथर उसे खींचता है और खुद के साथ उस आदमी को भी नीचे की तरफ गिरा लेता है। अभी ऑथर ऑलरेडी अपना फेथ एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन इतने में ही डैटन और एंजेलिना वहाँ आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। एंजेलिना के पास विंड मैजिक है और डैटन के पास अर्थ टाइप मैजिक है। वो दोनों ऑथर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक ऑथर वहाँ बहुत ही नीचे की तरफ गिर चुका था जिस वजह से उसे कैच कर पाना नामुमकिन था। अभी अपने बेटे को गिरता हुआ देख अलीसा की आंखों में आंसू हैं। वो ऑथर को बचाना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। वहाँ दूसरी तरफ ऑथर भी अभी उदास था, लेकिन उसके मन में बस एक चीज की खुशी थी कि उसने एक प्रॉमिस तो पूरा किया, उसने अपनी मदर की जान बचा ली। अभी गिरते हुए उसकी आंखों में भी आंसू थे। अचानक ही वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले ऑथर ये चीज मान चुका था कि उसकी जान नहीं बचेगी क्योंकि वो खाई में गिर रहा है। पर अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने सामने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को देखता है। पर शॉकिंगली ऑथर अभी पूरी तरह से ठीक था, बस उसकी बॉडी पर थोड़ी सी चोट आई थी जो कि वक्त के साथ ठीक हो सकती है। वैसे अभी अपने सामने अचानक से एक भयानक से मॉन्स्टर को देखकर ऑथर घबरा गया था। ऑथर को लग रहा था कि एक मॉन्स्टर उसे खाने के लिए यहाँ पर लाया है। इसी वजह से वो तुरंत उठकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने ऑथर को धक्का देकर पीछे हटा दिया था। बाद में जब वो मॉन्स्टर ऑथर की लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है तब हमें पता चलता है कि वो एक फीमेल मॉन्स्टर है। वो ऑथर से कहती है कि ऑथर को घबराने की जरूरत नहीं, वो ऑथर को कुछ नहीं कहेगी। साथ ही उसने जो फल ऑथर के लिए उगाया है वो ऑथर को ला कर देती है। तो ये फल बहुत ही अजीब तरीके का था क्योंकि ऑथर ने अभी तक रियल लाइफ में इस तरह के फल नहीं देखे, ना ही पिछली लाइफ में इन्हें उस लेडी मॉन्स्टर ने खुद उगाया है, जिससे कि ऑथर जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाए। ऑथर ये बात सुनकर अभी बहुत ज्यादा हैरान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। ऑथर को इसमें कोई चाल लगती है क्योंकि ऑथर आज तक सिर्फ इसी तरह के लोगों से मिला है, इसी वजह से वो रोने लगा था। अभी इसकी जो चोट थी वो भी बहुत ज्यादा तेज दर्द कर रही थी, उनकी वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। अचानक ही वो लेडी मॉन्स्टर ऑथर को चुप कराते हुए प्रॉमिस करती है कि ऑथर के दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं वो उन सभी का जवाब देगी अगर ऑथर इन फ्रूट्स को खा लेगा तो। अभी ऑथर बात मानकर तुरंत ही वो सारे फल खा लेता है जो कि ऑथर को सच में बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि वो सभी ठीक होंगे या नहीं, जिस पर वो लेडी मॉन्स्टर बताती है कि वैसे तो वो गुफा से बाहर निकल सकती है, लेकिन अपनी स्पेशल अवेयरनेस की मदद से वो ये चीज ऑलरेडी नोटिस कर चुकी है कि ऑथर की जो फैमिली थी उन्होंने उन लेटरों को हरा दिया और सेफली इस जगह से कुछ दिन पहले निकल गए। अभी ऑथर अपने फादर, मदर और साथ ही फ्यूचर में आने वाले भाई या फिर बहन के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो यहाँ उस लेडी मॉन्स्टर को शुक्रिया कहता है क्योंकि ऑथर की जान तो उस लेडी मॉन्स्टर ने ही बचाई थी। अभी ना ही ऑथर को पता है और ना ही हमें कि आखिर इस लेडी मॉन्स्टर को कहीं क्या और आखिर ये है कौन, इसलिए वो लेडी मॉन्स्टर खुद ही अपना नाम
सिविलिया बताती है। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी देने से वो मना कर देती है। वैसे अभी ऑथर बहुत थक चुका था, इसी वजह से वो फिर से सो गया। जब अगले दिन वो जागा तो उसने पूछा कि आखिर वो इस जगह से निकलेगा कैसे, जिस पर सिविलिया बताती है कि यहाँ से निकलना बहुत खतरनाक है क्योंकि बाहर कुछ पावरफुल बीस्ट भी हैं, साथ ही लुटेरे भी पास ही रहते हैं। इसी वजह से इस जगह से निकल पाना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि वो ऑथर को इस तरह से अपनी फैमिली से दूर नहीं देख सकता, इसी वजह से वो ऑथर के लिए एक खास अलग डायमेंशन क्रिएट कर सकती है जिसका रास्ता ऑथर को अपनी फैमिली के पास लेकर जाएगा। लेकिन इस चीज में उसे कुछ समय लगेगा, तब तक ऑथर यहाँ रह सकता है। अभी ऑथर डेली वो फ्रूट्स खाता है जो कि उसे पसंद आने लगे थे, साथ ही उन फ्रूट्स की वजह से ऑथर की चोट भी ठीक हो चुकी थी और वो फिर से चल फिर सकता था। इसी वजह से उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। हालांकि उसके मन में अभी कुछ सवाल हैं, जैसे कि वो लेडी मॉन्स्टर आखिर है कौन और वो इतनी अजीब क्यों है। मतलब इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में ऑथर ने पहले कभी सुना नहीं था। साथ ही सिविलिया के चेस्ट पर एक बहुत बड़ा होल भी है जिसका राज ऑथर को नहीं पता। ऑथर वैसे तो उसके बारे में और चीजें जानना चाहता है, लेकिन सिविलिया खुद के बारे में बताना पसंद नहीं करती। इसी वजह से ऑथर बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। अभी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ऑथर अपनी माना रिकवर पर ध्यान देने लगा था। जब वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा था तो इस चीज से सिविलिया का इंटरेस्ट जागता है और वो ऑथर से कहने लगती है कि ऑथर ह्यूमंस की तरह एक नॉर्मल टेक्निक परफॉर्म कर कल्टीवेट कर रहा है, जबकि ऑथर इसे नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा सकते हैं। ऑथर को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन सिविलिया डिटेल में समझाती है। वो बता रही थी कि ह्यूमंस नॉलेज के बल पर कल्टीवेट करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक में एक चुनिंदा एनर्जी को वो नोटिस कर उस पर ध्यान लगाते हैं और उसे अपने अंदर खींचते हैं जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग तरह की एनर्जी को एक साथ अपने अंदर खींचकर उन सभी को अपने काम में लगाएं तो ये चीज ज्यादा आसान हो सकती है। सिविलिया बताती है कि अलग अलग बीस्ट इस तरह के मेथड का यूज करते हैं जिससे वो ज्यादा एनर्जी इनहेल कर पाते हैं। ये बिल्कुल ब्रीदिंग की तरह है, मतलब नॉर्मल जिससे सांस लेते हैं वैसे ही वो बीस्ट एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं। अगर ऑथर इस तरह के कल्टीवेट करना सीख जाता है तो वो अपनी पावर को जल्दी जल्दी इंक्रीज कर सकता है। सिविलिया पूछती है कि क्या तुम ये चीज सीखना चाहोगे। इस पर ऑथर तुरंत ही हाँ में सर हिलाता है। हालांकि उसे कमाल की चीज खाने से पहले सिविलिया उससे पूछती है कितनी पावर का आखिर वो करेगा क्या। ऑथर का जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। ऑथर कहता है कि जो भी मेरी फैमिली या जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उनकी तरफ आंख उठाकर देखेगा वो उन सभी को खत्म कर देगा। ये बात सुनते ही सिविलिया कहती है कि फिर वो उसे टेक्निक नहीं सिखाएगी। साथ ही ऐसा कहते हुए ऑथर को मम्मी जी की चपेट खाने को मिल चुकी थी। सिविलिया को ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन ऑथर कहता है कि इसमें गलत क्या है। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है कि दुश्मनों को खत्म कर देना चाहिए जिससे कि वो फिर से तुम तक ना पहुंच पाए। अभी ना जाने कैसे पर सिविलिया ऑथर के अंदर की ब्लड लस्ट को महसूस कर पा रही थी। साथ ही सिविलिया को ऑथर के पास्ट के बारे में भी पता है। पास्ट मतलब ऑथर की पिछली लाइफ के बारे में, जब वो एक किंग हुआ करता था और उस टाइम में वो लाखों की जान ले चुका था। यहाँ सिविलिया ऑथर के सर पर हाथ फहराते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे सर पर अभी बहुत तेज मारा, लेकिन एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि जिस हाथ से मैंने तुम्हारे हाथ मारा उसी हाथ से मैं तुम्हारे सर पर जब हाथ फहरा रही हूँ तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जबकि पिछली बार तुम्हें दर्द हुआ था। इस चीज से तुम ये बात हमेशा याद रख सकते हो कि जो हाथ तुम्हें चोट पहुंचा सकता है वो तुम्हारा ख्याल भी रख सकता है। हेटेड, वायलेंस या एंगर कभी किसी का नहीं हुआ। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो तुम उसे तो बाद में चोट पहुंचाओगे, पर उससे बदला लेने की सोच रखते हुए सबसे पहले तुम खुद को जलाओगे। अभी वैसे तो 4 साल के बच्चे के लिए ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिविलिया जानती है कि ऑथर 4 साल का नहीं है। उसका दिमाग उसकी एज से कहीं ज्यादा मैच्योर है। इसी वजह से वो ऑथर को बताती है कि ऑथर चाहे तो नफरत अपने दिल में रख सकता है, लेकिन इससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। आखिर में सिविलिया फिर से ऑथर से क्वेश्चन करती है कि इतना ज्यादा पावर पाने के बाद वो करेगा क्या। ये सुनकर ऑथर को अपनी फैमिली याद आती है और वो कहता है कि जिनसे वो प्यार करता है उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। सिविलिया को ये जवाब पसंद आता है। इस वजह से ऑथर को वो एक नई टेक्निक सिखाने के लिए मान जाती है। वैसे इसी समय सीन चेंज होकर वहाँ उसी जंगल की उसी सेम पहाड़ी पर आता है जहाँ शायद वो फाइट हुई थी। यहाँ हम सिविलिया की तरह ही दिखने वाले एक दूसरे मेल मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी सिविलिया की तलाश में है। उस मॉन्स्टर से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि सिविलिया अपने किंगडम को छोड़कर आई है, इसी वजह से वो उसे ढूंढ रहा है। इससे ज्यादा इस मॉन्स्टर ने मुझे कुछ ही नहीं बताया। वैसे अभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ऑथर की पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं। अभी ऑथर सुबह जाकर अपने एक साथी से मिलने के लिए आया हुआ था जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि ऑथर बस नाम का राजा है, मतलब डिसीजन लेना ये सब सामने से तो वही करता है, लेकिन इस सब के पीछे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों का हाथ होता है। आसान भाषा में समझाऊं तो असल में यही लोग पूरे किंगडम को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ आकर ऑथर अभी यही कह रहा था कि उसके पास कोई पावर नहीं है, वो बस उन लोगों की बात सुनता है और उनके ऑर्डर को फॉलो करता है। बस किसी को मारना है तो ये चीज उसके हाथ में है। हालांकि अभी ये बात सुनकर ऑथर जिससे मिलने आया था वो आदमी आगे आता है और बड़े बड़े शब्दों में कहने लगता है। साथ ही वो ऑथर को समझा रहा था कि ऑथर को इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भले
ही वो ना माने, पर उसके हाथ में वो पावर है। अब एक चीज मैं खुद से बता रहा हूँ कि अगर कोई ज्यादा बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करके तुम्हें कुछ चीज समझाने की कोशिश करे तो उस पर जल्दी भरोसा मत करना। खैर अभी ऑथर बात मानकर वहाँ से निकल गया था। रास्ते में अचानक मिस्टीरियसली उसे मार दिया गया। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाहर ऑलरेडी फील्डिंग बिठाई हुई थी। खैर अभी करंट टाइम में ऑथर उसी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। इस चीज में उसे बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा था। ध्यान लगाते हुए उसे अपने पिछली लाइफ की कुछ चीजें याद आती है, मगर बाद में किसी तरह से वो उस टेक्निक को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। इससे वो हर तरह की एनर्जी को अपनी बॉडी पर फ्लो कर सकता है और साथ ही ज्यादा एनर्जी को एक साथ ऑब्जॉर्व कर सकता है। अभी इस तरह की प्रैक्टिस कर लेने के बाद वो यही सोच रहा था कि इतनी ज्यादा पावर का आखिर वो बाकी टाइम करेगा क्या। मतलब फैमिली को प्रोटेक्ट करने का मौका तो कभी कभी मिलेगा, बाकी टाइम भी तो इतना कूल पावर का कोई इस्तेमाल होना चाहिए। क्या इतने में ही सिल्विया उसे जोरदार धक्का मारकर वहाँ से सीधा पास पड़े पत्थरों की तरफ फेंक देती है। अभी ऑथर सीधा उन पत्थरों की दूसरी तरफ जाकर गिरा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सिल्विया ने उस पर हमला क्यों किया, पर इतने में ही वहाँ किसी की एंट्री होती है। सिल्विया ऑथर को समझाती है कि वो वहीं छुपकर सब कुछ देखे बाहर बिल्कुल ना आए। अभी जो चीज वहाँ पर आया था ये वही सिल्विया जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है जिससे मेरी अभी कुछ समय पहले बात हुई थी। वो किसी तरह से सिल्विया को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। वो सिल्विया से कहता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, उसे उसके साथ किंगडम वापस लौटना होगा, जिस पर सिल्विया तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं आएगी। अब सिल्विया उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी तैयार थी, साथ ही वो मॉन्स्टर भी लड़ने के लिए तैयार है, जिस वजह से सिल्विया फाइनली अपने असली फॉर्म में आई। यहाँ पूरी गुफा में आइस एनर्जी फैल चुकी थी और सिल्विया एक डार्क मॉन्स्टर से एक व्हाइट एंड ब्यूटीफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो कि सच में पावरफुल लग रही है, पर पहले से अच्छी दिख रही है। अभी यहाँ उसे पूरी पावर इस्तेमाल करते हुए देख वो दूसरा मॉन्स्टर समझने लगता है कि अगर वो अपनी पूरी पावर यूज कर देगी तो इससे उसकी जान जा सकती है, पर सिल्विया कहती है कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी चुकी है, इसलिए अगर आज उसकी जान चली भी जाती है तो उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब उन दोनों ही मॉन्स्टर में फाइट शुरू होती है, जहाँ वैसे तो सिल्विया ताकतवर है, पर शायद एज हो जाने की वजह से अभी वो मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। लेकिन इतने में ही सिल्विया अपना ट्रम्प कार्ड यूज करती है। वो खास एनर्जी इस्तेमाल करती है जिससे वहाँ टाइम फ्रीज हो चुका था। ऑथर और सिल्विया को छोड़कर हर चीज जम चुकी है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर भी। अभी ऐसा करने के बाद सिल्विया ऑथर को तुरंत वहाँ से बाहर निकालती है। ऑथर अभी सिल्विया का ये नया रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। खैर सिल्विया वहाँ आसमान में एक पोर्टल ओपन करती है, जो कि असल में उसी नई डायमेंशन का, जिस डायमेंशन में सिल्विया ने ऑथर को वापस उसकी फैमिली के पास भेजने का प्रॉमिस किया था। यहाँ सिल्विया ऑथर के जाने से पहले उसे फिर से वही सवाल करती है कि आखिर इस पावर का वो करेगा क्या, जिस पर ऑथर जवाब देता है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा जिनसे वो प्यार करता है। सिल्विया इस जवाब से खुश होती है और ऑथर को समझाती है कि वो ऐसा उसे सिर्फ इस वजह से कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऑथर अपनी इस लाइफ को भी हेटेड में रहकर गुजार दे। साथ ही अभी जाने से पहले सिल्विया ने ऑथर को एक ड्रैगन एग दिया और एक पंख दिया। उसने ऑथर से कहा कि वो इस ड्रैगन एग को इस पंख से लपेट ले। ये दोनों ही उसकी तरफ से आखिरी गिफ्ट थे क्योंकि वो जानती है कि वो नहीं बचेगी। वैसे अभी वो ड्रैगन एग और वो पंख देने के बाद सिल्विया अपना चेहरा आगे आकर ऑथर को टच करती है, जिसके बाद अचानक ऑथर के दोनों हाथों पर कुछ निशान पड़ना शुरू हो चुके थे, जो चीज टैटू की तरह थे। ऐसा लग रहा था कुछ और पावर्स जो कि ऑथर को दी है, जिनके बारे में अभी वो उसे नहीं बताती। खैर अभी वो ये जरूर बताती है कि जो डायमेंशन पोर्टल उसने क्रिएट किया है ये वो पहले भी क्रिएट कर सकती थी। हालांकि ऑथर ये सुनकर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, पर सिल्विया कहती है कि नहीं, इसका रीजन कुछ और है। वो बताती है कि उसे ऑथर के साथ समय बिताना अच्छा लगा। इतनी खुश वो बहुत समय पहले हुई थी। वैसे अब ऑथर को अलविदा कहने का समय आ चुका था। हालांकि ऑथर भी उदास है और साथ ही उसे भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो सिल्विया को इस तरह की हालत में छोड़कर जा रहा है। अभी ऑथर भी समझ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है और शायद अब वो सिल्विया से कभी नहीं मिल पाएगा। ऑथर सिल्विया से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो कि मेरी फैमिली है। ये सुनकर सिल्विया कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है, तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी ऑथर के फैमिली वर्ड का मतलब उसकी मदर या फादर से नहीं था, पर ये चीज सिल्विया भी जानती थी कि बस वो मजाक में ये बात कह रहा था। खैर ऑथर कहने लगता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मॉन्स्टर हो या ड्रैगन, तुमने मेरी मदद की, साथ ही मुझे ताकत दी जिससे शायद मैं आगे ज्यादा समय तक धरती पर सर्वाइव कर पाऊँ। इसी वजह से तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। अगर मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता तो तुम मेरी ग्रैंड मदर हो। अभी ये सुनकर सिल्विया की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो ऑथर से कहती है कि क्या तुम फिर से मुझे ग्रैंड मदर कह सकते हो। इस पर ऑथर फिर से ग्रैंड मदर कहता है। ये सुनकर सिल्विया को बहुत अच्छा लगता है, पर वो ऑथर को पीछे हटाती है और जाने को कहती है। ऑथर जैसे ही उस डायमेंशन पोर्टल में कदम रखता है तो वो तुरंत पलटते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, जिस पर सिल्विया जवाब नहीं देती। अचानक से ही वो डायमेंशन बंद हो जाता है। यहाँ सिल्विया ने भी समय को फिर से शुरू कर दिया था। समय की शुरुआत होते ही वहाँ से दूसरे मॉन्स्टर ने सिल्विया पर हमला किया, जो कि सीधा जाकर सिल्विया को हिट किया और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकला। सिल्विया जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल इस तरह से जैसे उसकी जान चली
चली गई हो। हालांकि वो दूसरा मॉन्स्टर इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सिल्विया की पावर से वाकिफ है। वो कह रहा था कि आखिर इतनी पावरफुल ड्रैगन एक अटैक में कैसे मर सकती है। हालांकि कंफर्म करने के लिए वो सिल्विया के पास आता है और ये चीज कंफर्म हो जाती है कि सिल्विया नाटक कर रही थी। वो तुरंत ही उठती है और उस मॉन्स्टर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक हमला करती है जिससे जिंदा बचकर लौट पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। पर वो मॉन्स्टर बचा या नहीं ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा क्योंकि वहाँ से सीन वापस से ऑथर के पास आ चुका था जो कि अभी उस अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है। वहाँ भी अभी उसे सिल्विया की बातें सुनाई दे रही थी। सिल्विया कह रही थी कि हमारे बीच जो भी बातें हुई थी वो तुम कभी मत बोलना क्योंकि शायद फिर से ये बात बताने के लिए मैं वहाँ नहीं होंगी। ऑथर इस चीज से बहुत दुखी होता है। सिल्विया कहती है कि तुम्हें बस अपने अंदर गुस्सा या किसी के प्रति नफरत नहीं लानी है, फिर तुम इजिली अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी पाओगे। तुम्हें इस दुनिया को चेंज करना है। ऑथर कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस पर सिल्विया कहने लगती है कि भूलो मत तुम वही राजा हो जिसने एक वक्त पर अपनी दुनिया में राज किया है। ऑथर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, साथ ही बहुत दुखी भी था क्योंकि वो समझ चुका था कि सिल्विया को शुरुआत से ये चीज पता थी कि आखिर वो है कौन। ऑथर ने बहुत बुरे काम किए हैं लेकिन ये जानते हुए बुरे काम किए हैं कि वो पूरे बुरे काम कर रहा था। इसी वजह से वो खुद भी ये जानता है कि वो कितना ज्यादा गलत आदमी है। हालांकि वो सब जानने के बाद भी सिल्विया ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सिल्विया को कभी नहीं भूलेगा। अभी अगले ही पल वो जंगल में आँख खोलता है जहाँ उसके हाथ में अभी भी सिल्विया के दिए हुए वो तोहफे थे। वो उस अंडे को उस पंख में कवर कर अपने पास सेफली रख लेता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करता है। अभी ऑथर को अपने घर का रास्ता ढूंढना है। उसे ये चीज पता है कि उसके पेरेंट्स सिटी की तरफ गए हैं, इसलिए उसे सिटी की तरफ जाना होगा। सिल्विया ने वैसे तो उस डायमेंशन पोर्टल के थ्रू उस जंगल के मेन खतरनाक इलाके से निकाल दिया लेकिन अभी भी आगे एक जंगल है जिसे ऑथर को पार करना है। जंगल में चलते चलते उसे बहुत देर लगेगी। इसी वजह से वो अपने पैरों में एनर्जी फ्लोट कर यहाँ से वहाँ कूदते हुए आगे बढ़ रहा था जिससे उसकी स्पीड ज्यादा तेज हो चुकी थी। अभी अचानक से उसे कुछ इंसानों की बात करने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे 4-5 लोग दिखाई देते हैं। ये लुटेरे थे जिन्होंने अभी अभी एक एल्फ गर्ल को पकड़ा है जिसे वो बेचने की तैयारी में है। ऑथर ये देखते ही समझ जाता है कि ये उन्हीं लुटेरों की तरह है जिन्होंने ऑथर और उसकी फैमिली को रास्ता रोका था। अभी इन लोगों को देखकर ऑथर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन उसी दौरान उस सिल्विया की कही हुई बात याद आती है कि उसे हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। वैसे अभी अगर ऑथर यहाँ गुस्से में हमला कर देता तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती। अभी सिल्विया की बात याद कर वो बेवकूफी नहीं दिखाता और पहले शांति से उन लोगों को नोटिस करता है। वो देखता है कि टोटल 4 लुटेरे हैं जो कि ऑब्वियसली साइज में और एज में उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं जिनसे वो नॉर्मली नहीं लड़ पाएगा, इसलिए बस वो उन पर नजर रखता है। बाद में वो सभी उस एल्फ गर्ल को गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। ऑथर उनका पीछा कर रहा था। वो तब तक पेड़ों पर छलांग लगाता रहता है जब तक वो लुटेरे अपनी गाड़ी फिर से नहीं रोकते। अभी रात हो चुकी थी, इसी वजह से वो वही जंगल में एक तंबू लगाकर रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ से वो कल सुबह निकलेंगे। अभी ऑथर सोच रहा था कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी तरह से उस एल्फ गर्ल को बचा ले या फिर कुछ ना करे जिससे कि वो इन लोगों का पीछा करते हुए सिटी पहुंच सकता है। हालांकि जान बचाने का मौका होने के बाद भी अगर उसने जान नहीं बचाई तो शायद ये सिल्विया की मदद का अपमान करने जैसा होगा। इसी वजह से ऑथर खुद को नहीं रोक पाता। हालांकि वो डायरेक्टली उन चारों से लड़ने नहीं जा सकता, इसी वजह से वो थोड़ा प्लान बनाता है। सबसे पहले वो उस गाड़ी के आगे बंधे हुए वुल्फ पर कुछ पत्थर फेंकता है जो कि उस गाड़ी को खींचते हैं। अभी पत्थर लगने की वजह से वो वुल्फ चिल्लाने लगे थे जो आवाज सुनकर यहाँ वो लुटे जाग जाते हैं और तुरंत उनको शांत कराने के लिए आते हैं क्योंकि उनकी आवाज से कोई दूसरा पावरफुल मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट हो सकता है। अभी जो लुटेरा सबसे पहले वहाँ आया था वो उन्हें शांत करा रहा था लेकिन इतने में ही ऑथर ने पूरी रफ्तार के साथ वहाँ छलांग लगाई और अपनी एनर्जी को एक शार्प ब्लेड में बदलते हुए उसे खत्म कर दिया। बाद में जब दूसरा लुटेरा आया तो ऑथर ने उस पर हमला करते हुए उसे भी मार दिया। फिर आया तीसरा लुटेरा जिस पर ऑथर ने हमला तो किया पर इसे उस लुटेरे की जान नहीं गई थी, इसीलिए उस लुटेरे ने चिल्लाकर अपने लीडर को भी सतर्क कर दिया। अभी वहाँ लीडर को जब पता चला कि एक लड़का जो कि मैजिक यूज कर सकता है वो उन्हें रोकने के लिए आया है तो वो लीडर हंसने लगा। उसे तो एक अपॉर्चुनिटी लग रही थी क्योंकि ऑथर जैसे बच्चे बहुत महंगे दामों पर बेचे जा सकते हैं। इसी वजह से उसने अपना वेपन तुरंत जमीन पर फेंक दिया क्योंकि उसे अब ऑथर को जिंदा पकड़ना है। अभी यहाँ ऑथर उस पर हमला कर रहा था लेकिन वो लुटेरा ऑथर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसी वजह से वो इजिली ऑथर के हमले को डोज कर ऑथर को पैर से पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि यही तुम्हारा अंत है पर ऑथर कहता है कि ये तो शुरुआत है और उतना कहकर फायर स्पेल से उस लीडर का एक पैर जलाने की कोशिश करता है। अभी आग के कारण अचानक से लीडर ने ऑथर को छोड़ दिया था, साथ ही अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था। उसे अब ऑथर जिंदा नहीं पकड़ने
करना, उसे ऑथर की जान लेनी है जिससे वो अपना गुस्सा शांत कर सके। हालांकि उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि गुस्से में आकर जब वो हमला करने की कोशिश करता है तो ऑथर इजिली उसके हमले को टोश कर लेता है और बाद में एक डैगर को सीधा उसके सर की तरफ फेंक कर उसकी जान ले लेता है। ऑथर ने अभी 3 लोगों को मार दिया था, सिर्फ वो तीसरा वाला मेंबर बचा हुआ था जो कि वहाँ जमीन पर गिर चुका था। ऑथर उसके पास आता है। अभी वो तीसरा लुटेरा कह रहा था कि ऑथर उसे जाने दे, इसके बदले वो आज से गलत काम करना छोड़ देगा। हालांकि ऑथर को सिल्विया की सारी कही हुई बातें याद हैं, लेकिन ऑथर ये भी जानता है कि इस तरह के लोग नहीं सुधर सकते, इसलिए किसी और के साथ बुरा ना हो, इसी वजह से ऑथर को न्याय करना पड़ा और यहाँ उसे लुटेरों की जान लेनी पड़ी। अभी ये सब करने के बाद ऑथर ने सभी लुटेरों के ऊपर कपड़ा डाल दिया था जिससे कि वो एल्फ गर्ल उन्हें ना देखे, और फिर ऑथर उस गाड़ी में गया जहाँ उसने एल्फ गर्ल की आंखों पर से पट्टी हटाई और उससे बाहर ले आया। वो जो एल्फ गर्ल थी वो भी ऑथर की एज की ही लग रही थी, मतलब उसकी भी उम्र 4 या 5 साल की होगी। अभी वो ऑथर के हाथों पर लगी चोटों को नोटिस करती है, साथ ही वो हैरान है क्योंकि उसे समझ भी नहीं आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑथर ने कहा कि ना जाने कैसे पर किसी इंसिडेंट में ही उन लुटेरों की जान चली गई, इसलिए अब तुम सेफ हो। वो एल्फ एक बच्ची है, इसी वजह से उसने ऑथर की बात भी मान ली थी, मतलब उसने विश्वास कर लिया था। अभी ऑथर अपने घर की तरफ निकलने वाला है, इसी वजह से वो तुरंत ही गाड़ी में और चीजें देखना शुरू करता है जहाँ से कुछ काम की चीज मिल जाती है, जैसे खाना वगैरह और साथ ही कुछ कपड़े वगैरह। उन्हें ऑथर ने बांध कर रख लिया था। अभी उस एल्फ गर्ल को गुड बाय कहकर ऑथर वहाँ से जाने लगा था, पर वो एल्फ गर्ल ऑथर को रोक लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऑथर उसके घर तक छोड़ दे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कहानियां सुनाई हैं कि पेड़ पर अजीब से भूत रहते हैं जो कि बच्चों को खा जाते हैं। ऑथर सुनकर ही समझ गया था कि ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी है जिससे बच्चे रात को जल्दी सो जाएं। हालांकि गलत बात है, बच्चों को ऐसी कहानी नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन अब उस एल्फ गर्ल को कौन समझाए, इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है। एल्फ गर्ल के पास इतनी नॉलेज है कि उसे पता है कि उसका घर कहाँ है। वो साउथ की तरफ इशारा करती है। ऑथर हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो लुटेरे थे वो बिल्कुल अपोजिट साइड जा रहे थे, मतलब सिटी नॉर्थ साइड है और उस लड़की का घर साउथ है। अगर ऑथर को उसे घर तक छोड़ने गया तो वो अपने घर से और ज्यादा दूर हो जाएगा, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता, उसे उस लड़की को अपने साथ लेके जाना ही होगा। खैर इनके पास एक एडवांटेज, मतलब वो वुल्फ थे जो कि इन्हीं गाड़ी में बैठकर इजिली साउथ की तरफ जल्दी ले जा सकते हैं और उन्हीं पर ऑथर वापस लौट कर आ सकता है। पर वो एल्फ गर्ल उन्हें रिलीज कर देती है क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर वो इस जंगल से दूसरी साइड जाएंगे तो वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसे उनकी लाइफ की चिंता है, इसी वजह से वो उन्हें जाने देती है। ऑथर पूछता है कि आखिर उन लुटेरों ने तुम्हें पकड़ा कैसे, जिस पर वो बच्ची बताती है कि वो बटरफ्लाई का पीछा कर रही थी, जिस चीज के चलते वो जंगल में थोड़ा अंदर की तरफ आ गई और वहाँ उन लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। ऑथर को स्टोरी बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगती क्योंकि इस पर वो विश्वास कर सकता है। हालांकि हमें यहाँ ऑथर के पास का एक सीन दिखाया जाता है जब पिछली लाइफ में ऑथर करीबन इसी साइज का था, तब वो एक कैदी हुआ करता था। अब ना जाने एक कैदी से वो एक राजा कैसे बना, पर उसने जो चीज सही थी वो नहीं चाहता कि ये बच्ची भी सही, इसी वजह से उसने मन बना लिया था कि वो उसे घर तक छोड़ कर आएगा। साथ ही जब वो उस लड़की को उन वुल्फ को छोड़ते हुए देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने सही फैसला किया। वैसे अभी ये रात वहीं रुकते हैं, पर अगली सुबह वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑथर फाइनली उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो एल्फ गर्ल बताती है कि उसका नाम टेसिया है। फिर वो ऑथर से उसका नाम पूछती है और ऑथर अपना नाम ऑथर बताता है। खैर रास्ते में लोग रुकते हैं जहाँ ऑथर अपने पास से कुछ हर्ब निकाल कर उन्हें पकाने लगा था जिन्हें वो खा सके। ऑथर खुद खाता है और टेसिया को भी देता है, साथ ही कहता है कि अगर तुम्हें भूख न लगी हो तो भी इसे खा लो क्योंकि हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, इस बीच हमें ताकत की जरूरत पड़ेगी। यही सेम चीज उससे सिल्विया ने कही थी, अगर तुम्हें भूख न लगी हो तो भी थोड़ा खाना खा लो, लेकिन जिससे शरीर में ताकत बनी रहती है। अभी ऑथर अपने आप में कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा था जो देखकर टेसिया हंसने लग जाती है। खैर ऑथर जब उसे वो बॉल देता है और टेसिया वो खाना खाती है तो उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। वो कहने लगती है कि उसे कुछ अच्छा खाना चाहिए, पर अभी जंगल में ऑथर कहाँ से अच्छा खाना लाता। इसी वजह से टेसिया ने वही सूप पी लिया और फिर इन लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अभी रास्ते में ऑथर टेसिया से उसकी जगह के बारे में पूछता है, जिस पर टेसिया कहती है कि वो अपने होम पैलेस की एनर्जी को महसूस करके अपने घर का पता लगाती है। वो आसपास फ्लर्ट करती उस माना एनर्जी को भी दिखा रही थी जिससे वो अपने घर का पता लगा रही थी। वो कहती है कि अभी तक मैंने एनर्जी एब्सॉर्ब करना नहीं सीखा, जल्दी मैं ऐसा सीख लूंगी और इससे मेरे मास्टर बहुत खुश होंगे। ऑथर ये सुनकर हैरान था। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे एल्फ नेशन में भी स्कूल होते हैं, जो चीज टेसिया को समझ में नहीं आई थी। खैर आगे बढ़ते हुए इन्हें रात हो चुकी थी, इसी वजह से ऑथर तुरंत ही एक टेंट लगाता है जिसमें टेसिया सो जाती है। अभी ऑथर अंदर इसलिए नहीं गया था क्योंकि ऑथर को वुल्फ की आवाज सुनाई दे रही थी, उन्हीं वुल्फ की जिन्हें टेसिया ने रिलीज कर दिया था। ऑथर सोच रहा था कि कहीं टेसिया ने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि तब ऑथर के पास मौका था, अगर वो चाहता तो उन वुल्फ को खत्म कर सकता था, लेकिन अब जंगल में आजाद घूम रहे हैं और स्मेल के थ्रू कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। वैसे वहाँ टेंट लग जाने के बाद टेसिया को तुरंत ही
तुरंत ही टेंट के अंदर घुस गई थी। वैसे जब वो देखती कि ऑथर अंदर नहीं आया तो वो बाहर आती है और ऑथर से कहती है कि वो अंदर क्यों नहीं आ रहा। ऑथर कहता है कि उसे यहाँ बाहर रहकर नजर रखनी है। टेसिया कहने लगती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा था कि वो भी कभी किसी अपोजिट जेंडर के साथ एक टेंट में ना रहे, लेकिन फिर भी आज के लिए वो ये बात भूलने को तैयार है। वो अपने दादाजी से झूठ कह देगी या फिर ये बात उन्हें बताएगी ही नहीं। खैर ऑथर कहता है कि कोई बात नहीं, ऑथर यहाँ इसलिए रुक रहा है जिससे कि कोई दूसरा मॉन्स्टर आकर उन पर हमला ना कर दे। तो जो सुनकर टेसिया कहने लगती कि अगर तुम यहाँ रुके और किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें देखा तो वो तुम पर हमला करने के साथ साथ मुझे भी अपना टारगेट बनाएगा, इसलिए इसमें कोई समझदारी नहीं है। जो सुनकर ऑथर बात मान जाता है और टेंट के अंदर आ जाता है। अभी ऑथर के अंदर आते ही टेसिया ने एक के बाद एक नए नए टॉपिक बात करना शुरू कर दी थी। वो ऑथर को बता रही थी कि उसने अपने टाउन में सुना था कि ह्यूमंस बहुत ठरकी होते हैं, एक ह्यूमन की कई सारी वाइफ्स होती हैं। खैर इसी तरह की बातें करते हुए वो सो गई और कुछ देर में ऑथर की भी नींद लग गई। अगले दिन वो लोग उठे और उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अभी पहाड़ों पर चढ़ते हुए कई नदियां पार करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही ऑथर के चेस्ट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। जहाँ उसे दर्द हो रहा था ये वो जगह है जहाँ माना कोर होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर होती है। अभी टेसिया को लग रहा था कि शायद ऑथर थक चुका है, इसी वजह से वो कुछ मेडिसिन जिनके बारे में उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है उन्हें देखने वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। ऑथर भी उसके जाते ही तुरंत एक पेड़ से टिक कर बैठ गया था। ऑथर उसे नहीं दिखाना चाहता कि वो कितना ज्यादा थक चुका है क्योंकि इससे टेसिया चिंता करेगी। वैसे इतने में ही वहाँ एक हॉर्न वुल्फ की एंट्री होती है। ये इन्हीं में से एक है जिन्हें टेसिया ने रिलीज किया था। उसे देखकर ऑथर घबरा गया था क्योंकि ऑथर को लगा कि शायद वो हमला करने वाला है। उसके वहाँ पहुंचते ही दूसरे रास्ते से टेसिया भी वहाँ आ गई। टेसिया को वहाँ देखकर ऑथर तुरंत ही उसे वहाँ से भागने का कहता है क्योंकि ऑथर अभी थका हुआ है, इसलिए ऑथर को डर है कि शायद वो टेसिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इतने में ही उस हॉर्न वुल्फ ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ एक जानवर वहाँ जमीन पर गिरा दिया जिसे वो मार कर लाया था और खुद वहाँ से चला गया। अब ये सारी चीज देखकर टेसिया ऑथर से कह रही थी कि शायद वो मदद के लिए हमें शुक्रिया कहना चाहता था, इसी वजह से ये चीज हमारे लिए तोहफे के तौर पर लाया। रात के समय ये उस जानवर को ही पका कर खा लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने फिर से टेंट लगा लिया था। जहाँ ऑथर जब अंदर सोने के लिए आया तब वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अभी ऑथर को बहुत नींद आ रही थी लेकिन टेसिया की बातें नहीं रुक रही थी। अभी जब वो सारी बातें बता रही थी तो उसी बीच ऑथर की नींद लग गई, जिसके बाद टेसिया ने उसे वहीं पड़ा एक चादर उड़ा दिया और खुद भी सो गई। अगले दिन ये दोनों फिर से जागे और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अभी इस बीच ऑथर को फिर से चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही वो सच में बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन ये चीज वो दिखाना नहीं चाहता। हालांकि वैसे तो टेसिया भी ये चीज नोटिस कर चुकी है, इसी वजह से वो पूछ रही थी कि क्या तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, पर ऑथर कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचे बिना नहीं रुकने वाला। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अभी वो दोनों ही टेसिया के विलेज के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे, इसलिए टेसिया रास्ते में रुककर ऑथर को एक निकनेम देती है, पर हमें उस निकनेम से क्या मतलब, क्योंकि हम तो ऑथर को ऑथर ही कहेंगे। हालांकि ऑथर टेसिया को निकनेम देते हुए उसे रॉयल हाइनेस कह रहा था। ये एक अंग्रेजी शब्द है जो कि किसी प्रिंसेस या किसी क्वीन के लिए यूज किया जाता है। हालांकि ये वर्ड सुनकर टेसिया का रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ और वो कहने लगी वो सिर्फ ऑथर को निकनेम इसलिए दे रही है क्योंकि वो ऑथर को अपना फ्रेंड मानती है। ऑथर के लिए फीलिंग बहुत अलग थी क्योंकि पेरेंट्स मिलने के बाद ऑथर ने एक बच्चे की फीलिंग को समझा, साथ ही ये समझा कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ रहना कैसा होता है, लेकिन एक दोस्त की फीलिंग और ऑथर अभी तक महसूस नहीं किया था। ये आज पहली बार है जब किसी ने उसे दोस्त कहा, और वो भी सच में। उसकी पिछली लाइफ के दोस्त को दोस्त नहीं कहा जा सकता। खैर अभी ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से टेसिया का विलेज शुरू होता है। सामने एक पेड़ था जिसमें एक कट लगा हुआ है जहाँ से किसी तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जगह एक सीक्रेट रास्ते की तरह है। वहाँ आकर टेसिया उस रास्ते की तरफ बढ़ती है और उसके अंदर जाने लगती है। अभी वो ऑथर को भी बाहर बुला रही थी, साथ ही उसने हाथ भी आगे बढ़ाया। ऑथर सोच रहा था कि वो टेसिया के साथ जाए या नहीं, पर अचानक ही उसने हाथ पकड़ लिया और वो भी अंदर चला गया। अभी ऑथर कुछ ज्यादा ही थक चुका था, इसलिए अंदर आते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने थोड़ा होश संभाला और फिर उसे खड़ा होने की हिम्मत आई तो उसने नोटिस किया कि कई सारे गार्ड उसके सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने ऑथर को उठता देख तुरंत ही उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो कह रहे थे कि वो उन दोनों को होटल से पार होते ही नोटिस कर चुके थे। अभी ऑथर तुरंत मदद के लिए टेसिया को आवाज लगाता है, लेकिन टेसिया वहाँ एक्सप्रेशन लेस खड़ी हुई थी। ऑथर थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि टेसिया उसे धोखा दे सकती है, पर अभी की हालत देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि टेसिया धोखेबाज है। वो गार्ड्स ऑथर को मारने वाले थे और ऑथर हेल्प के लिए टेसिया की तरफ देखता है, पर टेसिया एक शब्द तक नहीं कह रही थी। ऑथर याद करता है अभी तक टेसिया उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट कर रही थी, पर अब टेसिया कुछ बोल भी नहीं रही। तभी वो गार्ड्स ऑथर की गर्दन काटने वाले थे, पर टेसिया ऐसा ना करने की कहती है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि टेसिया एक इंसान से कैसे बोल रही है। वो गार्ड्स टेसिया को समझाने लगते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते और वो भरोसे लायक नहीं है, पर टेसिया इन्हें समझाने की कोशिश करती है
कि उस इंसान ने उसकी जान बचाई है और उसकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँच पाई। वो गार्ड्स ऑथर से कहने लगते हैं कि उसने टेसिया का ब्रेन वॉश भी कर दिया और उसे अपनी साइड कर लिया। उनके बीच बहस चल रही थी, तभी वहाँ काफी तेज लाइट आती है और उनके एल्डर वहाँ आ जाते हैं जो ऑथर को छोड़ देने की कहते हैं। एल्डर के कहते ही कोई सवाल नहीं करता और सभी तुरंत ऑथर को छोड़ देते हैं। वो एल्डर टेसिया का ग्रैंडफादर है और वो ऑथर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एलिनोर का फॉर्मल किंग है और उसका नाम वेरियन है। ऑथर ने उसकी ग्रैंड डॉटर को बचाया है जो कि अब एलिनोर की प्रिंसेस है। ये सुनकर ऑथर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टेसिया प्रिंसेस भी हो सकती है, पर असल में टेसिया रॉयल फैमिली से है। और तभी उसके फादर और मदर भी वहाँ आ जाते हैं। टेसिया अपनी मदर को देखकर उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। टेसिया के फादर यानी कि किंग भी अपनी बेटी को देखकर काफी खुश थे। तभी उनकी नजर ऑथर पर पड़ती है और एक इंसान को वहाँ देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है और उन सभी ने अभी तक उसे मारा नहीं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि उन्होंने गार्ड को रोका है क्योंकि वो लड़का दावा कर रहा है कि उसने टेसिया की जान बचाई है। तभी टेसिया भी कहती है कि बिल्कुल सच है और उन्हें ऑथर को कासल में बुलाना चाहिए। ये सुनकर किंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई इंसान को कासल में लाने की कह रहा है। टेसिया अपने फादर से पूछने लगती है कि वो ऑथर को कासल बुलाएंगे ना। किंग के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो मान जाते हैं। ये सुनकर टेसिया काफी खुश हो जाती है और ऑथर से जाकर कहती है कि वो दोनों कासल में काफी मजे करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। पर ऑथर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए और ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब टेसिया और ऑथर सिटी के बीच से जा रहे होते हैं और ऑथर सभी एल्फ को देखकर काफी हैरान था, पर ऑथर से भी ज्यादा हैरान वहाँ रहने वाले एल्फ थे क्योंकि आज तक वहाँ कोई इंसान नहीं आया था। असल में पास्ट में इंसान और फेरी के बीच काफी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये पहली बार था जब कोई इंसान ऐसे आजादी से घूम रहा हो। हालांकि टेसिया ऑथर से काफी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन ऑथर याद कर रहा था जब गार्ड्स ने उसे पकड़ा था। टेसिया बिल्कुल चुप थी, इसलिए वो सोचता है कि उसे अपना गार्ड 1 मिनट के लिए भी डाउन नहीं करना है। अब वो सभी कास्टल में पहुंच जाते हैं और टेसिया की केयर करने के लिए वहाँ बहुत सारी केयर टेकर भी थी और टेसिया उनसे ऑथर की केयर करने की कहती है। ये सुनकर सभी केयर टेकर शॉक हो जाती हैं। तभी वहाँ किंग और क्वीन आते हैं जो ऑथर से जो कुछ भी हुआ वो सब बताने की कहते हैं, जिसके बाद ऑथर, टेसिया, ग्रैंडफादर, किंग और क्वीन सभी बात करने आ जाते हैं। सभी बैठे होते हैं और ऑथर खड़ा था और वो बताना शुरू करने ही वाला था। इससे पहले ही टेसिया बोल पड़ती है कि ऑथर अकेला खड़ा क्यों है, उसे भी बैठना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ऑथर को भी कुर्सी दे दी जाती है। अब ऑथर अपने बारे में सभी को बताता है और जो कुछ भी उसके और टेसिया के साथ हुआ सब डिटेल में बताने लगता है। किंग स्लेव ट्रेडर वाली बात सुनाकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है वो लोग भी इंसान ही होंगे, इंसान हमेशा ऐसा कमीनापन करते हैं। पर ऑथर बताता है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशन है जो कि कहीं भी हो सकता है और कहता है कि यहाँ फेरी किंगडम में भी हो सकता है। अब ग्रैंडफादर ऑथर से पूछता है कि जब उसने स्लेव ट्रेडर के साथ एनकाउंटर किया तो टेसिया को कैसे बचाया, उनके साथ बात की या उनके सामने भीख मांगी। ये सुनकर ऑथर कहता है कि वो भले ही बच्चा है पर वो एक मेज भी है। ग्रैंडफादर पूछते हैं इसका मतलब उसने अकेले उन सभी को हराया और टेसिया को बचाया, जिस पर ऑथर हाँ करता है। ये सुनकर सभी गार्ड्स काफी भड़क जाते हैं और एक तो ऑथर को मारने भी आने लगता है। टेसिया बताते हैं ये सब सच है, वो स्लेव ट्रेडर उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ तक कि उसने ये भी सुना था कि वो उसे बेचने का प्लान बना रहे हैं। टेसिया ये सब याद करके इमोशनल हो जाती है और अपनी मदर के गले से लग जाती है। फिर किंग खड़ा होता है और ऑथर से पूछता है कि वो उसकी बात पर भरोसा करता है और वो मान रहा है कि ये सब सच है। अब ऑथर बताता है कि वो अपनी फैमिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा है, इसलिए किंग से उसे 7 किंगडम पहुंचाने में मदद करने की कहता है क्योंकि उसकी फैमिली वही है। ये सुनकर किंग काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि क्या ऑथर को लगता है कि उसने उनके लिए कुछ किया है इसलिए अब वो एक इंसान की मदद करेगा। किंग तो ऑथर की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, पर टेसिया अपने फादर को गुस्से में देखने लगती है, जिसकी वजह से किंग डरते हुए कहता है कि 7 साल में एक बार गेट ओपन होता है जिसमें तीनों ट्राइब के हेड मिलते हैं, पर वो गेट अभी 2 साल पहले ही ओपन हुआ था और अगली बार खुलने में अभी 5 साल है। पर किंग इतने टाइम तक किसी इंसान को अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो ऑथर से कहता है कि वो अपने गार्ड को उसे घर पहुंचाने का ऑर्डर देगा और कल से ही ऑथर को घर पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। ये सुनकर ऑथर खुश होता है और चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी ऑथर के सीने पर दर्द वापस से शुरू होता है और इस बार वो काफी तेज था, जिसकी वजह से ऑथर को काफी सीरियस इंजरी हो सकती थी। ये चीज ग्रैंडफादर भी नोटिस करते हैं पर कुछ कहते नहीं। कुछ देर बाद ऑथर छत पर आ जाता है जहाँ उसे काफी अच्छा लग रहा था। टेसिया भी अपने पेरेंट्स के साथ छत पर थी और वो उनके साथ काफी खुश थी। ये देखकर ऑथर को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि अभी वो क्या कर रहे होंगे और ऑथर के मन में एक डर ये भी था कि जब वो उनसे मिलेगा वो उसे पहचानेंगे भी या नहीं। ऑथर ये सब सोच रहा होता है तभी टेसिया उसके पास आ जाती है और उसके पेरेंट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, पर ऑथर कहता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेसिया ऑथर से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, जब ऑथर अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो उसके पेरेंट्स भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। ये सुनकर तो ऑथर इमोशनल हो जाता है और टेसिया से पूछने लगता
लगता है कि क्या वो सच कह रही है। टेसिया बताती है ऑथर के पेरेंट्स उसे जरूर मिस करते होंगे, क्योंकि अब कल ऑथर के जाने की बात जानकर वो ही उसे मिस करने लगी है। तभी वहाँ ग्रीन फ्लाई आ जाती है जो कि काफी अच्छी लग रही थी और ऑथर उनमें अपने पेरेंट्स को देख रहा था। लेकिन तभी कोई चीज टेसिया की तरफ काफी तेजी से आने लगती है जो टेसिया से टकराने वाली थी, पर ऑथर उसे रोक लेता है और हम देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर थे। ये देखकर ऑथर उनसे पूछता है कि क्या वो पागल हो गए हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर पर अटैक कर रहे हैं, पर ग्रैंडफादर बताते हैं भला वो क्यों टेसिया को नुकसान पहुंचाएंगे, वो तो बस देख रहे थे कि ऑथर सच में टेसिया को बचा सकता है या नहीं। पर अब ग्रैंडफादर को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ऑथर ने उन स्लेव ट्रेडर्स को हराया होगा। तभी वहाँ टेसिया आ जाती है और अपने ग्रैंडफादर से ऑथर को परेशान न करने की कहती है। ऑथर भी समझ जाता है ये एक तरह का टेस्ट था। ग्रैंडफादर बताते हैं वो यहाँ ऑथर को परेशान करने नहीं बल्कि वो काफी टाइम बाद ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटी से मिले हैं, इसलिए वो ऑथर को अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अपनी पावर से टेसिया को दूर बैठा देते हैं और ऑथर के हाथ में स्वॉर्ड दे देते हैं। अब ऑथर काफी स्पीड के साथ स्वॉर्ड से ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, पर वो ऑथर के अटैक से बच जाते हैं। ऑथर लगातार कई अटैक करता है पर ग्रैंडफादर हर अटैक से बच रहे थे। ग्रैंडफादर ऑथर की स्पीड और फाइटिंग टेक्निक देखकर समझ जाते हैं कि ऑथर कोई कमजोर लड़का नहीं है, पर ग्रैंडफादर भी मास्टर सेज थे, इसलिए उनसे जीतना आसान नहीं था। तभी ग्रैंडफादर ऑथर की स्वॉर्ड तोड़ देते हैं। तो अब ऑथर अपना माना को इकट्ठा करके उन पर अटैक करने लगता है, पर ग्रैंडफादर ऑथर के माना को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि अटैक करते हुए ऑथर ग्रैंडफादर के फोरहेड को छूने में कामयाब हो जाता है। इससे ग्रैंडफादर काफी हैरान होते हैं क्योंकि बहुत स्किल सोल्जर भी आज तक ये नहीं कर पाए। फिर ग्रैंडफादर राउंड 2 शुरू करने की कहते हैं, पर तभी टेसिया उनके पीछे आकर उनके चूटी काट लेती है और अब बस करने की कहती है। तो ग्रैंडफादर भी मान जाते हैं और मैच खत्म कर देते हैं। ऑथर उनका थैंक्स करता है जो उन्होंने उसे अपने साथ मैच करने लायक समझा। तभी अचानक से ग्रैंडफादर ऑथर को उनका डिसाइपल बनने का ऑफर देते हैं। ये सुनकर ऑथर काफी हैरान हो जाता है और बताता है अभी ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपने पेरेंट्स को एक बार ये मैसेज तक नहीं दिया कि वो जिंदा है। ग्रैंडफादर बताते हैं उनके पास एक तरीका है जिससे ऑथर अपने पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचा सकता है। ऑथर को जवाब देता इससे पहले उसकी चेस्ट का पिन वापस शुरू हो जाता है और ग्रैंडफादर बताता है कि ऑथर ने जरूर किसी बीस्ट बील को इनहेरिटेट किया है और कहते हैं कि ऑथर को उनका डिसाइपल बन जाना चाहिए वरना वो जल्दी ही मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑथर लेटा होता है लेकिन अचानक से उसके दिल में पहले की तरह दर्द होने लगता है और तभी उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ऑथर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। तब उसे टेसिया की आवाज आने लगती है और वो देखता है ये सब एक सपना था और टेसिया उसे उठाने आई है। टेसिया काफी गुस्से में थे क्योंकि ऑथर को उसके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए तैयार भी होना था, पर ऑथर तो अभी नींद में है। टेसिया ऑथर से पूछती है कि क्या उसने डिसाइड कर लिया है वो यही रहने वाला है, पर ऑथर बताता है ये तो बाद में ही डिसाइड होने वाला है। ऑथर टेसिया को प्रिंसेस बुलाता है जिससे वो चढ़ जाती है और ऑथर को चूटी काटते हुए उसे प्रिंसेस ना बुलाने का कहती है। जिसके बाद ग्रैंडफादर कर्ट से कहीं जा रहे थे तभी किंग और क्वीन उनके सामने आते हैं और किंग ग्रैंडफादर से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एक इंसान को अपने साथ कैसे रख सकते हैं। ग्रैंडफादर बताते हैं कि उनके मन में उस बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं है, पर अभी के लिए जो हो रहा है उन्हें वो होने देना है। पर क्वीन भी उन्हें समझने की कोशिश करती है कि वो एक इंसान है। तभी वहाँ टेसी आ जाती है और अपने पेरेंट्स से कहने लगती है कि वो ऑथर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, उसने उसकी जान बचाई है। ये सब सुनकर किंग काफी गुस्से में आ जाते हैं और टेसिया को चुप होने की कहते हैं। तभी वहाँ ऑथर भी आ जाता है। फिर टेसिया और ऑथर भी कार्ट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑथर ग्रैंडफादर से पूछता है कि उन्होंने जो अपने दोस्त का घर बताया वो कितना दूर है, पर ग्रैंडफादर ऑथर के साथ दोस्तों की तरह बात कर रहे थे जिसकी वजह से वो उनसे पूछता है उन्हें क्या हो गया। ग्रैंडफादर बताते हैं जगह के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। टेसिया काफी थकी हुई थी और वो ऑथर के कंधे पर सर रखकर सोने लगती है। ग्रैंडफादर बताते हैं टेसिया पूरी रात ऑथर की चिंता कर रही थी जिसकी वजह से वो आज इतनी थकी हुई है। फिर ग्रैंडफादर बताते हैं टेसिया थ्रोन की अकेली दावेदार है जिसकी वजह से उसे काफी अकेले माहौल में रहना पड़ा और उसके जितने भी दोस्त थे सब धोखेबाज निकले, पर ऑथर अकेला ऐसा है जिससे टेसिया आज तक इतना घुल मिल पाई। आज से पहले ग्रैंडफादर ने कभी टेसिया को उतना खुश नहीं देखा था, इसलिए ग्रैंडफादर ऑथर को थैंक्स भी कहते हैं। कुछ देर बाद वो सभी ग्रैंडफादर की दोस्त के घर पहुंच जाते हैं और सभी को लग रहा था कि ग्रैंडफादर अपने दोस्त से मिलने के लिए खुश होंगे, पर वो दोस्त के गेट पर लात मारते हुए जोर से चिल्लाकर उन्हें बाहर आने के कहने लगते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है जो उनकी दोस्त थी और वो एक स्पेशल मेज भी थी। फिर वो सभी घर में आ जाते हैं और ऑथर ग्रैंडफादर से पूछता है कि वो उसे उसके पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट करवाने वाले हैं, जिससे ग्रैंडफादर की दोस्त समझ जाती है कि वो ऑथर को उसके पेरेंट्स से बात करवाने लाए हैं। तो वो एक पानी से भरा बाउल ऑथर के सामने रखती है और ऑथर को उसमें देखने की कहती है। फिर वो अपना मैजिक करना शुरू करती है। ऑथर पूरे ध्यान से अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है और हम ऑथर के पेरेंट्स को देखते हैं जो खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें ऑथर की याद आने लगती है क्योंकि जो डिश वो खा रहे थे वो ऑथर की भी फेवरेट थी। ऑथर के पेरेंट्स अपने आप को कोसने लगते हैं कि उनकी ही गलती थी उस दिन, अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो आज भी ऑथर उनके साथ होता। तभी अचानक से उन्हें ऑथर की आवाज आती है और ऑथर उन्हें बताता है कि
वो जिंदा है और ठीक भी है, और बताता है कि अभी एक एल्फ के किंगडम में है, पर अभी वो उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि उसकी बॉडी के साथ कुछ दिक्कत है। एक बार वो उस दिक्कत को ठीक कर ले तो तुरंत उनके पास आ जाएगा। ऑथर की ठीक होने की बात सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और ऑथर भी काफी खुश था, पर अपने पेरेंट्स से ना मिल पाने का भी दुख था। अब ऑथर ग्रैंडफादर का डिसाइबल बनने के लिए मान जाता है। इधर किंग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान उनके साथ रहने वाला है। इसी वजह से टीसिया वापस अपने फादर पर चिल्लाने लगती है और ग्रैंडफादर किंग से कहते हैं कि वो पूरे किंगडम में ये बात फैला दे कि मास्टर सेज खुद ऑथर को ट्रेन करने वाले हैं। अब किंग और क्वीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, इसलिए वो भी मान जाते हैं। जिसके बाद किंग अच्छे से ऑथर का वेलकम करता है जैसा ऑथर उनकी फैमिली का पार्ट हो, और साथ ही ऑथर से माफी भी मांगते हैं क्योंकि शुरुआत में उन्होंने उनके साथ काफी बुरा बिहेव किया था। अब वो दोनों भी काफी खुश थे, तो टेसिया अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या वो ऑथर के साथ बाहर खेलने जा सकती है। जिसके बाद टेसिया ऑथर के साथ बाहर जाती है और दोनों ही काफी खुश दिख रहे थे। टेसिया ऑथर को पूरा किंगडम दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी उसका शोल्डर एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़के ऑथर के इंसान होने की वजह से उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं मास्टर सेज ने उसे एक्सेप्ट किया होगा, पर उन्होंने नहीं। अब वो लड़का टेसिया से कहता है प्रिंसेस को उसके जैसे किसी हाई फैमिली वाले के साथ घूमना चाहिए, ना कि किसी इंसान के साथ। अब वो लड़का अपनी फैमिली की बड़ाई करने लगता है और ऑथर समझ जाता है कि ये कोई फेक लड़का है, इसलिए ऑथर एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी फैमिली से आया है, इसलिए उसके सामने झुक जाता है। पर ऑथर सिर्फ मजाक बना रहा था, जिससे वो लड़का चिढ़ जाता है। अब वो लड़का इतना गुस्से में आ जाता है कि ऑथर को वहीं बाजार में डुओ के लिए चैलेंज कर देता है। टेसिया कहने लगती है कि ये कोई डुओ करने की जगह नहीं है, पर ऑथर चिंता ना करने की कहता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब उन दोनों के बीच का डुओ शुरू होता है और वो लड़का ऑथर को मारने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, पर ऑथर उसको एक मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर टेसिया ऑथर का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों काफी जगह घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर खाना ट्राई करते हैं। वो दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। फिर टेसिया ऑथर से पूछती है क्या वो ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑथर याद करता है ग्रैंडफादर ने उसे बताया था ट्रेनिंग में वो ऑथर को उसके अंदर से बीस्ट को कंट्रोल करना सिखाएंगे और ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल होने वाली है। पर ऑथर पूरी तरह से उसे मोटिवेट होकर टेसिया से कहता है वो पूरी तरह से तैयार है। फिर टेसिया भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करने की कहती है कि कहीं ऑथर उससे आगे न निकल जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑथर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उससे इतना तो पता था कि आज से उसकी जिंदगी काफी बदलने वाली है, पर वो जो चाहता है उसे हासिल करके रहेगा। अब हम 3 साल बाद एक काफी प्यारी लड़की को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी और वो ऑथर को अपनी माना से जगाने वाली थी, पर ऑथर उससे पहले उठ जाता है और हम देखते हैं कि सभी पहले से काफी बड़े हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग और क्वीन कहीं जा रहे थे और ऑथर उन्हें देखकर टेसिया से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। टेसिया बताती है वो एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तभी टेसिया ऑथर को एक केक देती है और उससे कहती है कि वो काफी किस्मत वाला है जो कि इतनी सुंदर लड़की उसके लिए केक बनाकर लाई। ऑथर केक खाता है और काफी फनी फेस बनाकर पूछता है यहाँ सुंदर कौन है। ये सुनकर टेसिया काफी गुस्सा हो जाती है और ऑथर को मारने लगती है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने आ जाते हैं और अब टेसिया भी ऑथर के साथ ही ट्रेनिंग करती है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, पर उन्हें काफी देर तक देखने के बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा स्लो हैं और इस तरह से तो उन्हें सालों लग जाएंगे बेसिक चीज सीखने में। फिर वो दोनों स्वॉर्ड से फाइट करते हैं और उनके स्वॉर्ड स्किल पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी, जो देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब वो दोनों अगले फेज के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद उनकी फिजिकल ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ऑथर सॉर्सरी के बारे में सीख रहा होता है। ऑथर को पता चलता है कि जब वो अपने माना को स्टेबल कर लेगा तब वो 4 एलिमेंट्स में किसी एक को मास्टर कर सकता है। ग्रैंडफादर बताते हैं 4 एलिमेंट में फायर, वाटर, विंग और अर्थ आते हैं। जैसे एल्फ विंड में माहिर होते हैं और साथ ही वाटर और अर्थ में भी एल्फ अच्छे होते हैं। किसको कौन सा एलिमेंट मिलेगा वो उनकी ब्लड लाइन पर डिपेंड होता है और इंसान चारों एलिमेंट यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर इंसान किसी एक एलिमेंट को ही यूज कर पाता है। काफी रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई इंसान चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, पर ये काफी रेयर होता है और उसकी उम्मीद कम है। हालांकि हजारों सालों में कोई एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो कि सभी चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकता है और ऐसे इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कहा जा सकता है क्योंकि वो चारों एलिमेंट को मिलाकर ऐसे अटैक भी कर सकता है जो किसी ने भी कभी सोचा तक नहीं है। तभी टेसिया ग्रैंडफादर से पूछती है कि ऑथर उसकी तरह फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सॉर्सरी की ट्रेनिंग क्यों नहीं करता। ग्रैंडफादर बताते हैं कि ऑथर अपनी कमजोरियों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके माना कोर में एक बीस्ट व्हील है और वो बीस्ट व्हील काफी स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही वो बीस्ट ऑथर की बॉडी और माना कोर की बैलेंस को बिगाड़ रहा है और उसी वजह से ऑथर को इतना ज्यादा तेज दर्द होता है। ये सुनकर ऑथर सोचता है ये बीस्ट व्हील जरूर सिल्विया का ही होगा। ग्रैंडफादर बताते हैं इसलिए उनका पहला स्टेप ये होगा कि वो ऑथर की बॉडी को उनके माना की आदत डालें। फिर ग्रैंडफादर बताते हैं एल्फ में माना जाता है कि अगर कोई एल्फ 10 साल की उम्र में अपने माना को अवेकन कर लेता है तो वो गॉड गिफ्टेड होगा, पर टेसिया ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ऐसा कर लिया था। तभी से टेसिया ग्रैंडफादर के साथ लड़ना सीख रही है और तभी से वो ग्रैंडफादर की फाइटिंग पार्टनर भी है। फिर ग्रैंडफादर ऑथर के अंदर की
बीस्ट व्हील को जगाने की कहते हैं और बताते हैं कि अगर सब सही होगा तो ऑथर को कभी दर्द नहीं होगा और वो एक असली बीस्ट टीमर भी बन जाएगा। अब ग्रैंडफादर ऑथर के माना कोर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे ऑथर के अंदर से काफी सारा माना भी बाहर आने लगता है और ऑथर भी अपने आप से कंट्रोल खो लेता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि ग्रैंडफादर और टीसिया दूर जाकर गिरते हैं। थोड़ी देर बाद ऑथर अपने आप को वापस कंट्रोल में लाता है, पर जैसे ही वो होश में आता है तो वो वापस से बेहोश हो जाता है। ये देखकर ग्रैंडफादर को ऑथर की काफी चिंता होने लगती है। अब की बार ऑथर को होश आता है तो वो अपने आप को अपने रूम में पाता है और ग्रैंडफादर भी उसके अगल बगल बैठे थे। ग्रैंडफादर ऑथर से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि उसके अंदर जो बीस्ट व्हील है वो कहाँ से आया। अब ऑथर उन्हें सब सच बता देता कि शायद वो बीस्ट व्हील एक ड्रैगन का है। ये सुनकर ग्रैंडफादर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। अब ग्रैंडफादर ऑथर से कहते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो कुछ ऐसे लोगों को भी पता चल सकता है जिन्हें पता नहीं चलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो ऑथर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऑथर समझ जाता है कि किसी भी कीमत पर उसे इस राज को राज ही रखना है और ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि आज से 4 महीने में वो चला जाएगा। और ये सुनकर ऑथर पूछता है उसे तो लगा था अब भी उसके पास 2 साल बचे हैं। ग्रैंडफादर बताते हैं तीनों किंगडम अपने कल्चरल एक्सचेंज करने वाले हैं और इसमें उनके किंगडम का भी गेट खुलेगा, तभी डायरेक्ट सिटी की एंट्रेंस भी खुल जाएगी और तब ऑथर जा सकता है और अपनी फैमिली से मिल सकता है। पर ऑथर उतना खुश नहीं दिख रहा था जितना उसे खुश होना चाहिए। ये देखकर ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि क्या उसे अपने पेरेंट्स से मिलने की खुशी नहीं हो रही, पर ऑथर इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसलिए वो थोड़ा सा उदास दिख रहा था। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं और अभी के लिए ऑथर को आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी ऑथर पूछता है कि क्या इस बारे में टीसिया को भी पता है। ग्रैंडफादर बताते हैं उसे पता है। दूसरी तरफ टीसिया के पेरेंट्स टीसिया को ऑथर की जाने वाली बात बता देते हैं। ये सुनकर टीसिया भी काफी दुखी हो जाती है और सवाल करने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, और पूछती है क्यों ऑथर का भी जाना जरूरी है। वो बताते हैं कि ऑथर भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा और वैसे भी वो पिछले कई सालों से उनसे दूर रहा है। टीसिया को उसकी हालत समझनी चाहिए और इस तरह से रोकर उसके लिए जाना और ज्यादा मुश्किल ही बनेगा। रात में ऑथर जाने की बात सोचकर नींद तक नहीं आ रही थी और वो सोच रहा था कि अगर 4 महीने ये काफी कम टाइम है, अभी तो उसे यहाँ मजा आना शुरू हुआ था और अब उसे सब कुछ छोड़ के जाना होगा। इस सब बातों को सोचकर ऑथर काफी दुखी हो रहा था। ऑथर के साइड में वही अंडा रखा हुआ था जो कि टीसिया ने दिया था और वो अचानक से टूट जाता है। उस अंडे में से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है। ऑथर ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस अंडे में से ड्रैगन आने वाला है। वो ड्रैगन काफी छोटा और काफी क्यूट था, तो ऑथर उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वो ऑथर के हाथ में काट लेता है, जिससे ऑथर के हाथ पर एक मार्क आ जाता है और वो ड्रैगन जो कि कुछ भी कह रहा था वो उसे सुनाई दे रहा था। पर ऑथर के मन के अंदर ये सब ऑथर के लिए काफी नया था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से वो काफी शॉक था। वो ड्रैगन ऑथर को पापा बुलाने लगता है, तो वो उसका नाम सिल्विया रख देता है और ये नाम सिल्विया को भी काफी पसंद आता है। ऑथर सोने के लिए लेट जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 8 साल की उम्र में फादर बन गया, और ये जानकर उसके पेरेंट्स भी काफी शॉक होने वाले हैं। फिर सिल्विया और ऑथर साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह टीसिया ऑथर को नींद से जगाने के लिए आती है, पर वो सिल्विया को देखती है और उसे उठाकर कहने लगती है कि वो तो बहुत ज्यादा क्यूट है। पर सिल्विया को टीसिया के पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और टीसिया सिल्विया को लगातार अपने पास बुला रही थी और कह रही थी कि उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे बहुत प्यार करेगी। पर सिल्विया तो अब काफी डर रही थी और ऑथर से दूर नहीं जा रही थी। अब वो दोनों ग्रैंडफादर के पास आते हैं और सिल्विया को देखकर हैरान हो जाते हैं और ऑथर से पूछते हैं कि ये क्या है। ऑथर बताता है ये एक ड्रैगन है। ये सुनकर तो ग्रैंडफादर के होश उड़ जाते हैं और ऑथर से कहने लगते हैं कि वो उन्हें इतना बड़ा शॉक भी ना दे कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। ग्रैंडफादर बताते हैं ऑथर के अंदर की बीस्ट व्हील पूरी तरह से मैनेज हो गई है, तभी ये ड्रैगन बाहर आया। ऑथर इन सब बातों से काफी डर रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तो ग्रैंडफादर ऑथर को चिंता ना करने की कहते हैं, क्योंकि वो लोगों को बताएंगे ही नहीं कि एक ड्रैगन है, वो सभी को सिर्फ इतना ही बताएंगे कि एक रेयर माना बीस्ट है। तो ऑथर भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और ग्रैंडफादर ऑथर से कहते हैं कि अब तो वो एक बीस्ट टीमर बन चुका है, तो उसे अब ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे वो अपने बीस्ट और माना को साथ में यूज कर सके। ग्रैंडफादर बताते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका कॉम्बैट ट्रेनिंग करना है और इसके लिए ऑथर को ज्यादा से ज्यादा फाइट करनी होगी। ये कहते ही ग्रैंडफादर अपनी पूरी पावर यूज करने लगते हैं, जिससे उनकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडफादर ऑथर के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे फाइट करने की कहते हैं, पर ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे ग्रैंडफादर दिख तक नहीं रहे थे। ऑथर इतना ज्यादा डर गया था कि वो हार मान लेता है और ग्रैंडफादर भी रुक जाते हैं। ऑथर बताता है कि वो इतना ज्यादा तेज हो गए थे कि वो उन्हें सेंस तक नहीं कर पा रहा था, तो वो उनसे कैसे फाइट करता। ग्रैंडफादर बताते हैं जिस टेक्निक का उन्होंने यूज किया उसे शैडो पैंथर कहते हैं, इससे वो विंड मैजिक की ही तरह यूज करते हैं।
उनकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और उनकी आवाज तक नहीं आती। ये एक एडवांस सोर्सरी है और इसे यूज करने में काफी ज्यादा थकान भी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इसे बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। अब ग्रैंडफादर ये सब बात छोड़कर ऑथर को उसकी लकड़ी की सॉर्ड देते हैं और असली ट्रेनिंग करने का कहते हैं। ऑथर भी पूरी तरह से तैयार था सीखने के लिए। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि ऑथर अपने बीस्ट व्हील को कंट्रोल करना सीख रहा है, जिससे अब उसकी चेस्ट का पेन पूरी तरह से जा चुका है। साथ ही अब ऑथर की बॉडी भी पहली तरह से काफी स्ट्रांग हो चुकी है और अब वो सब भी कर पा रहा है जो पहले वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब जब भी ऑथर को फ्री टाइम मिलता तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहना पसंद करता है और वो टीसीए के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसके मन में ये डर भी है कि वो जल्द ही चला जाएगा। अब ऑथर और टीसीए मार्केट में थे और उन्हें वहाँ वापस से वो लड़का मिल जाता है और वो फिर से ऑथर के साथ फाइट करने का कहता है, पर ऑथर उस लड़के को फिर से गिरा देता है। हालांकि ऑथर को तो याद तक नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन है। फिर उससे फाइट करने पर उसे याद आ जाता है कि वो लड़का है कौन। अब ऑथर उससे हाथ मिलाता है, जिससे उनके बीच हालात काफी ठीक हो जाते हैं। फिर ऑथर उससे पूछता है कि जो 3 किंगडम के बीच मुलाकात होने वाली है, क्या वो उनमें हिस्सा लेने वाला है। फिर वो बताता है कि वो जाएगा और उसे गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना भी गया है। फिर बाकी लोग ऑथर को बताते हैं कि उस लड़के का स्टेटस काफी हाई है और उसके लिए ऐसी जगहों पर जाना जरूरी होता है। फिर ऑथर टेसी से पूछता है कि क्या वो भी वहाँ जाएगी। टेसिया सुनकर चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी वो लड़का टेसिया से कहता है कि प्रिंसेस आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ खो जाती हो। ये सुनकर टेसिया उस लड़के को एक पंच मारती है और वो हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो ऑथर टेसिया को वहाँ से लेकर भागता है। टेसिया ऑथर को रुक कर पूछती है क्या हुआ। ऑथर बताता है वो यहाँ की प्रिंसेस है और इस तरह से वो अपने लोगों को नहीं मार सकती। ये बोलने के बाद ऑथर याद करता है उसे किसी को ये सीख देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वो खुद अपने लोगों को मारता था। तभी टेसिया कहती है कि ऑथर उस इवेंट में जाने वाला है पर वो वहाँ नहीं जा सकती। ऊपर से ऑथर उसके ऊपर चिल्ला रहा है जैसे फादर चिल्लाते हैं। टेसिया रोने लगती है और वहाँ से भाग कर चली जाती है। ये सब सुनकर ऑथर काफी शॉक हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। रात में टेसिया अपने रूम में रो रही थी, तभी ऑथर वहाँ आता है और टेसिया से कहता है कि वो पहले रात में जंगल में जाया करता था, क्यों ना वो आज भी जाए। फिर ऑथर टेसिया के कान पर ग्रीन फ्लाई लगा देता है, जिससे टेसिया खुश हो जाती है और जाने के लिए भी मान जाती है। फिर वो दोनों जंगल में आ जाते हैं और टेसिया पूछती है कि क्या इस तरह के जंगल में जाना उनके लिए सेफ होगा, क्योंकि सभी ने उन्हें रात में जंगल में जाने के लिए मना किया है। पर ऑथर कहता है कि अगर कुछ होता है तो वो उसे बचा लेगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑथर टेसिया को उन जानवरों को दिखाता है जिन्हें उन दोनों ने बचाया था। टेसिया उन्हें ठीक देखकर काफी खुश होती है और वो दोनों उन्हें काफी प्यार भी करते हैं। फिर वो दोनों कैंपिंग के लिए ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ वो आग जलाते हैं और आराम करने लगते हैं। टेसिया को काफी जल्दी नींद आने लगती है। अब वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और टेसिया ऑथर से पूछती है कि इंसानों का किंगडम कैसा है। ऑथर बताता है वो कभी इंसानों के किंगडम में नहीं जा पाया। फिर टेसिया ऑथर से पूछती है वो हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं रुक सकता। ऑथर बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता और जब वो टेसिया की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि टेसिया बात करते हुए सो गई। तो ऑथर कोई जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि ऑथर के जाने का दिन आ चुका था और वो सभी को लास्ट गुड बाय करने लगता है। ग्रैंडफादर ऑथर को एक कैंपस देते हैं कि वो कहीं खो ना जाए। साथ ही बताते हैं कि उस पर एक सेफ्टी मैजिक भी किया है, जिससे जब भी ऑथर का वापस आने का मन करे वो आ सकता है। ऑथर टेसिया के पेरेंट्स से पूछ कि वो कहाँ है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देते, जिससे ऑथर समझ जाता है कि टेसिया उसे लास्ट गुड बाय करने के लिए भी नहीं आएगी, तो वो जाने लगता है। हम देखते हैं कि ऑथर के साथ 3 और बच्चे आ रहे थे। वहाँ टेसिया भागती हुई आती है और वो भी काफी रो रही थी। तभी टेसिया भागते हुए गिर जाती है और ऑथर उसके पास जाकर उसे काफी प्यार से उठाता है। जब टेसिया ऑथर से अच्छे से खाना खाने की कहती है और अकेले बाहर घूमने ना जाने की कहती है और सबसे जरूरी अपना ख्याल रखने की कहती है, ऑथर ठीक है कहता है और टेसिया को गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा याद करने वाला है। ये सुनकर टेसिया इमोशनल हो जाती है और रोती हुई कहती है कि उसे भी उसकी बहुत याद आएगी। अब गेट खुल जाता है और ऑथर बाकी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं पहुँचने के बाद सभी बच्चे अपने अपने रास्ते हो जाते हैं और ऑथर अपने पेरेंट्स के घर के सामने आ जाता है और कहता है ये है फ्लाइंग सिटी ऑफ जॉयरस। ऑथर भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बेताब था। अब ऑथर गेट नॉक करता है और एक छोटी बच्ची गेट खोलती है। ऑथर के पेरेंट्स भी उसके सामने आ जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी टाइम बाद सच में वापस आ गया। तभी ऑथर कहता है उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो ऑथर कहता है कि मैं वापस आ गया। अब ऑथर के पेरेंट्स भी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ये एहसास ऑथर के लिए नया तो नहीं था, पर काफी टाइम से उसने ऐसा कुछ फील नहीं किया था, जिसकी वजह से वो भूल ही चुका था कि अपने पेरेंट्स के पास होना कैसा होता है। तभी वो छोटी बच्ची अपनी मम्मी को ना
होने की कहती है। उसे देखकर ऑथर को याद आता है जब लास्ट टाइम वो अपने फादर के साथ कुछ गुंडों से लड़ रहा था, तब उसके फादर ने किसी भी हालत में ऑथर की मदर को प्रोटेक्ट करने को कहा था और बताया था क्योंकि ऑथर का छोटा भाई या बहन आने वाली है, जिससे अब ऑथर समझ जाता है कि वो छोटी लड़की उसकी बहन है और ऑथर उसे अपना नाम बताता है। छोटी बच्ची अपना नाम एलेनोर बताती है। उसकी मदर उसे बताती है वो उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर एलेनोर भी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई भी है। जिसके बाद सभी साथ बैठे थे और ऑथर को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो अपनी फैमिली के पास आ ही गया। तभी ऑथर की मदर उसे पूछती है कि जब लास्ट टाइम ऑथर ने उनसे बात की थी तो बताया था कि वो बीमार है, क्या वो ठीक है? ऑथर हाँ कहता है और बताता है उसी बीमारी को ठीक करने में उसे इतना टाइम लग गया, वरना शायद वो पहले ही उनके पास आ चुका होता। फिर ऑथर की मदर कहती है कि शायद वो सही से खाना नहीं खा रहा है क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा पतला दिख रहा है, पर ऑथर को पता था वो पतला नहीं हुआ है, ये तो बस उसकी मदर का प्यार है। दोनों ही ऑथर के पास बैठे थे और उसी से बात कर रहे थे। ये देखकर एलेनोर थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई के आने से वो अकेली हो गई है और कोई उससे बात नहीं कर रहा है। ये देखकर उसकी मदर उसे अपने पास बुलाती है और एलेनोर को बताती है रात में रोते टाइम जिस बड़े भाई की कहानी वो सुनती थी ऑथर वही है और अब इतने साल बाद वो उनके पास आ गया है। ऑथर एलेनोर से कहता है कि उसे काफी अच्छा लग रहा है अपनी छोटी बहन से मिलकर। अब एलेनोर को भी ऑथर भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे काफी प्यार से और अच्छे से बात कर रहा था। अब ऑथर अपने पेरेंट्स को बताने लगता है इतने टाइम में इसके साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या किया। ऑथर की इतनी मुश्किलों से भरी कहानी सुनकर उसके पेरेंट्स काफी हैरान थे क्योंकि एक बच्चे के इतने बुरे माहौल में सर्वाइव कर पाना बहुत आसान नहीं था। फिर ऑथर की मदर उससे पूछती है कि जो उसे बीमारी थी क्या वो उसे फिर से कभी नहीं होगी। ऑथर मना करता है कि अब उसे वैसा कुछ भी नहीं होगा और झूठ बोल देता है कि उसका माना और काफी जल्दी अवेकन हो गया था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ था। ऑथर मन में सोचता है अभी उसके पेरेंट्स को सच्चाई बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें पूरा सच भी नहीं पता और अगर अभी उन्हें पता चल भी गया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है तो कई सवाल आएंगे जिनका जवाब देना ऑथर के लिए मुश्किल होगा और अगर अभी उन्हें सच पता चल गया तो वो बेकार में टेंशन लेंगे। वैसे भी ऑथर इतने सालों बाद वापस आया है और वो अपने पेरेंट्स को आते ही टेंशन नहीं देना चाहता। अब वो सभी सिल्वी को देखते हैं और ऑथर से पूछते हैं कि वो कौन है। ऑथर बताता है जब वो बीस्ट नेस्ट के पास घूम रहा था तब उसे मिला। इसकी मदर मर चुकी है इसलिए ऑथर इसे अकेले नहीं छोड़ पाया और अपने साथ रखने का डिसाइड किया। ऑथर बताता है सिल्वी काफी प्यारा है और उसके काफी काम भी आता है जिसकी वजह से ऑथर को उसे अपने पास रखना पसंद है। ऑथर के फादर कहते हैं ऑथर बिल्कुल ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। अब वो ऑथर से पूछते हैं कि उसका मानक और कौन से लेवल पर है, पर ये ऑथर की मदर को अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगते हैं कि ऑथर इतने सालों बाद आया है और वो उससे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। पर ऑथर के फादर कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपनी ग्रोथ को अपनी बेटी की ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं। ऑथर अपने फादर रेया से पूछता है कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, जिस पर रेया जवाब देता है कि उन्हें हेल्थ या ऑक्यूपेशन हाउस में जॉब मिल गई है और वो वहाँ की सिक्योरिटी टीम के इंचार्ज है। ऑथर कहता है ये तो काफी अच्छी जॉब है और पूछता है उसका मानक और कौन कौन से लेवल पर है। रेया बताते हैं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही डीप ऑरेंज हिट किया था। अब ऑथर हमें बताता है कि मानक का कलर असेंडिंग ऑर्डर में होता है और शुरुआत का कलर ब्लैक है, जिसके बाद रेड, ऑरेंज, सिल्वर, येलो और व्हाइट हर कलर में 3 स्टेज होते हैं, डीप, स्टैंडर्ड और लाइट। ऑथर अपने फादर की तरफ देखते हुए सोचता है वो एक ओमेंडर है, जिसका मतलब वो रोज फिजिकल ट्रेनिंग करते होंगे जिससे उनका माना स्टेज इम्प्रूव होता है। अब ऑथर बताता है उसका स्टेज लाइट रेड है। ये सुनकर रिया हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑथर उनके बराबर आने वाला है। अब रिया उनसे पूछने लगता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंचा। ऑथर को जवाब देता इससे पहले ही रिया उसे चलकर फाइट करने की कहते हैं। ऑथर भी इसके लिए मान जाता है। ऑथर अपनी फैमिली को वापस देकर खुश था। तभी वहाँ एक अंकल अपनी फैमिली को लेकर आ जाते हैं और वो रिया से पूछते हैं क्या ये सच में उन्हीं का बेटा है जो आज जिंदा है। ऑथर उन्हें नहीं जानता था और उसे लग रहा था कि वो जरूर उसकी फैमिली के फ्रेंड होंगे। रिया बताता है ये आदमी व्हील है और यही ऑप्शन हाउस चलाते हैं, यानी कि वो रिया का बॉस है और उसकी वाइफ का नाम टेबिटा है। अब ऑथर भी काफी तमीज से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ये देखकर तो वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था इतने टाइम से अपनी फैमिली से दूर रहकर लड़के में इतने मैनर होंगे। अब व्हील अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम लिलिया है और लिलिया तो सिल्वी को देखते ही खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। अब रिया बताते हैं कि ये घर असल में व्हील का ही है और कहते हैं अच्छा है तबाही होने से पहले वो यहाँ आ गया, पर व्हील को समझ में नहीं आता कि तबाही से उनका क्या मतलब है। रिया बताते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ गार्डन में एक प्रैक्टिस मैच करने वाले हैं, जिसके बाद सभी गार्डन में आ जाते हैं। ऑथर और रिया आमने सामने थे और व्हील को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में फाइट करने वाले हैं। व्हील ऑथर की मदर से पूछता है क्या ऑथर का माना को सच में लाइट रेड कलर का है, क्योंकि उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना छोटा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऑथर की मदर बताती है पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था, पर ऑथर हमेशा से एक फास्ट लर्नर रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑथर सच बोल रहा हो। रिया ऑथर से संभल कर रहने की
की कहती है क्योंकि वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ऑथर कहता है वो भी पहले जैसा नहीं है। अब फाइट शुरू होती है और दोनों ही मार्शल आर्ट्स में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर रिया ऑथर से कहते हैं इतना काफी नहीं है, उसे और ज्यादा कोशिश करनी होगी। ऑथर ठीक कहता है और अपने अटैक्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसकी वजह से रिया को ऑथर के अटैक से बचना पड़ रहा था, जबकि पहले वो ऑथर के अटैक रोक रहे थे। ये देखकर रिया इम्प्रेस हो जाते हैं और ऑथर से कहते हैं अब वो भी सीरियस हो रहे हैं, इसलिए ऑथर को बचकर रहना होगा। तभी रिया फायर एलिमेंट का यूज करते हैं और ऑथर हमें बताता है कि इस दुनिया के सोर्सर उसी एलिमेंट को यूज कर पाते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। अलग अलग तरह से एलिमेंट होते हैं जैसे फायर, वाटर, विंड और अर्थ। अब रिया अपने आप को पूरी तरह से फायर में कवर कर लेते हैं और ऑथर पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब ऑथर को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर वो लगातार लड़ाई में बना था और हार नहीं मान रहा था। अब ऑथर भी अपने माना को यूज करता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑथर का माना काफी स्ट्रॉन्ग था और एक बच्चे के लिए इतना स्ट्रॉन्ग माना कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। पर अब ऑथर को फाइट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके फादर मैजिक में बहुत अच्छे थे, साथ ही उनकी फाइटिंग स्किल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनके पास सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। ये सब चीजें इंसानों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और सबसे बड़ी बात, ऑथर के फादर को फाइटिंग में मजा आता है। वो फाइटिंग को किसी काम की तरह नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतने टाइम बाद भी लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पर ऑथर मन में सोचता है ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडफादर ऑथर से कह रहे थे कि अब वो फायर मैजिक में काफी इंप्रूव हो चुका है और अब बारी है बियॉन्ड जाने की। प्रोजेक्ट में ऑथर एडवांस मैजिक यूज करने लगता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लोग सालों की ट्रेनिंग के बाद भी एडवांस मैजिक यूज नहीं कर पाते और ऑथर इतनी जल्दी सीख चुका है। तभी ऑथर साइड में फाउंटेन के पानी का यूज करता है और अब ऑथर वाटर एलिमेंट का यूज कर पा रहा था और वो पानी अपने फादर पर फेंकता है। रिया पानी को डोज करते हैं पर कुछ पानी उनकी आग पर आ जाता है और उनकी आग बुझ जाती है, जिससे उन दोनों की फाइट वहीं खत्म हो जाती है। ऑथर की जीत से सभी काफी हैरान थे और उसके फादर तो उसे गले ही लगा लेते हैं और उससे कहने लगते हैं उसने ये सब कब सीखा। ऑथर बताता है उसने थोड़े टाइम पहले ही सीखा था और अभी वो थोड़ी एडवांस मैजिक को कंट्रोल कर पाता है। यहाँ विल और उसकी वाइफ कहते हैं ऑथर तो सच में एक जीनियस है, उन्होंने जितने उनके बारे में तारीफ सुनी थी सब सच है। अब सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और विल रिया से पूछता है उसे पता भी है उसके बेटे का फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। रिया हाँ करता है और बताता है उन्हें तब से ही पता था जब ऑथर ने अपने माना को 3 साल पहले की उम्र में अवेकन कर लिया था। विल को ये बात नहीं पता थी। वो ये सुनकर काफी हैरान होते हैं और पूछने लगता है क्या सच में। रिया हाँ करता है और बताता है इसी वजह से उनका पुराना हाउस डिस्ट्रॉय हो गया था और उनकी बातें याद करके रिया को हंसी आने लगती है। विल रिया से कहता है अगर ऑथर को जैरिस एकेडमी में डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। रिया कहता है वो तो सबसे बेस्ट एकेडमी है पर उनके पास इतने पैसे नहीं है। विल कहता है ऑथर का टैलेंट देखकर वो खुशी खुशी उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार है। रिया की वाइफ कहने लगती है उन्होंने पहले से ही उनकी इतनी मदद की है और ये सब वो कैसे कर सकते हैं। पर ऑथर कहता है वो इतने टाइम बाद अपनी फैमिली से मिला है इसलिए वो कुछ टाइम उनके साथ बिताना चाहता है और उसके बाद वो एकेडमी जाने या ना जाने का फैसला करेगा। विल भी इसके लिए मान जाता है और कहता है अगर उन्हें उसकी कोई भी जरूरत पड़ी तो उसे जरूर बताएं। जिसके बाद ऑथर घर में अकेले घूम रहा था तभी लिलिया उसके पास आ जाती है और उसे बताती है वो स्टोर रूम का रास्ता है और अगर ऑथर अकेले वहाँ जाएगा तो खो जाएगा, इसलिए वो ऑथर को एक अच्छी जगह दिखाने की कहती है। तो ऑथर भी उसके साथ जाने लगता है। अब लिलिया ऑथर को बहुत सारी मेडल्स के पास ले आती है और ऑथर को बहुत सारी चीजें बताने लगती है। ऑथर सोच में पड़ जाता है क्योंकि तभी कुछ देर पहले लिलिया बिल्कुल शांत थी और कुछ बोल तक नहीं रही थी, पर अब वो चुप नहीं हो रही। तभी एक मेड ऑथर को बताती है जब भी लिलिया टेंशन में होती है तो यहाँ आ जाती है। साथ ही वो बताती है कि लिलिया के पेरेंट्स चाहते हैं कि लिलिया एक सोर्सर बने पर वो खुद सोर्सर नहीं है, जिसकी वजह से लिलिया के ऊपर छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। पर लिलिया अभी छोटी है इसलिए कह नहीं सकते वो माना को अवेकन करेगी या नहीं। अब सोने का टाइम हो जाता है और ऑथर अपने रूम में आ गया था पर उसके पेरेंट्स भी उसके साथ ही थे और वो कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऑथर उनके पास आ गया है। फिर वो तीनों साथ में थोड़ी बातें करते हैं और ऑथर के पेरेंट्स जाने लगते हैं। जाते हुए रे ऑथर से कहता है कि वो विल की किसी बात का बुरा ना माने, पर ऑथर बताता है कि उसे किसी बात का बुरा नहीं लगा और वैसे भी सब तो उसकी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। तभी ऑथर की मदर उसे गुड नाइट किस देने की कहती है। ऑथर थोड़ा शर्मा जाता है पर वो उन्हें गुड नाइट किस दे देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वही सब एडवेंचर वहाँ आ गए थे और वो सभी ऑथर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले भी लगा लेते हैं। वहीं जैस्मिन तो इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है सब उसकी गलती थी, उसी वजह से ऑथर नीचे गिरा था। जिसके बाद वो सभी साथ बैठ जाते हैं और ऑथर ये जानकर काफी हैरान हो जाता है कि वो सभी एंशिएंट सिटी
से वापस आए हैं और वो सभी उन जगह पर गए थे जहाँ वो इससे पहले कभी नहीं गया। ये सुनकर ऑथर भी सोचने लगता है कि उसे ना ही इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पता है, ना ही किंगडम के बारे में, इसलिए शायद अब उसे भी एक एडवेंचर बनना चाहिए जिससे उसे किंगडम के बारे में और नॉलेज मिलेगी। जिसके बाद हम वापस से ऑथर को देखते हैं जो अपनी काफी मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे उसे अपनी सांस को काफी देर के लिए रोक कर कॉन्सेंट्रेट करना था, जिससे ऑथर का माना काफी ज्यादा बूस्ट होगा। क्योंकि अगर ऑथर अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल कर लेगा तो उसका माना लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भले ही देखने में लगे कि सिर्फ बैठना है, लेकिन वो ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी और कुछ देर के लिए सांस रोकने में ऑथर की हालत खराब हो जाती है। ट्रेनिंग की वजह से ऑथर इतना ज्यादा थक जाता है कि वो गिरकर सोचने लगता है कि क्या उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने का। पर ऑथर अपने आप को मना करता है कि उसे किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, जिससे वो हर किसी की मदद कर सके और कभी उसके लिए किसी चाहने वाले को मुसीबत का सामना न करना पड़े। और ऑथर के वापस घर आने का रीजन यही था कि वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तभी सिल्वी ऑथर के पास आ जाती है और वो उसके साथ खेलने लगता है। ऑथर को सिल्वी के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है और ऑथर से काफी प्यार भी करती है। लेकिन तभी ऑथर नोटिस करता है सिल्वी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों से ऑथर अपनी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे सिल्वी को नहलाने का टाइम ही नहीं मिला। अब ऑथर सिल्वी को नहलाने ले जाता है। नहलाते हुए सिल्वी से कहता है कि ये मेंशन काफी ज्यादा अच्छा है और सिल्वी यहाँ इतनी गंदी होकर नहीं घूम सकती। तभी ऑथर को सिल्वी लिलिया की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि सिल्वी के पेरेंट्स चाहते थे कि उसका माना अवेकन हो। हालांकि ये बात भी सच है कि सोर्सर बनना किसी के कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग सोर्सर बन जाते हैं जो बनना नहीं चाहते और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बनना चाहते हैं पर कभी बन नहीं पाते। तो उसके पेरेंट्स चाहे या वो खुद चाहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ऑथर सिल्वी को नहलाकर बिल्कुल साफ कर देता है और अब सिल्वी पहले से भी ज्यादा प्यारी दिख रही थी। तभी वहाँ ऑथर के पेरेंट्स आ जाते हैं और ऑथर से कहते हैं कि अब साफ होने की बारी ऑथर की है। ऑथर को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अब वो सभी ऑथर को सैलून में ले जाते हैं और ऑथर अपने बाल कटवाने लगता है। बाल कटवाते हुए ऑथर याद करता है जब से वो अपनी फैमिली से अलग हुआ था वो इन सब चीजों पर ध्यान देना ही भूल गया था और हमेशा यही सोचता था कि वो अपनी फैमिली के पास वापस कैसे पहुंच सकता है। अब ऑथर बाल कटवा कर सभी के सामने आ जाता है और सभी ऑथर की तारीफ करने लगते हैं कि अब वो पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सभी पूरी जहरी सिटी में घूमने लगते हैं और लिलिया भी उनके साथ थी और एलेनोर ऑथर को आज के लिए उसका बॉडीगार्ड बनने की कहता है। लिलिया बताती है अब ऑथर पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो उसने आउटफिट पहना है लिलिया ने ही पसंद किया था। वो लोग सिटी घूमने लगते हैं और काफी मजे भी कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लड़के ऑथर का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और ऑथर को परेशान भी करते हैं, पर ऑथर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर ऑथर लिलिया से पूछता है कि वो लड़के कौन थे। लिलिया बताती है वो जायरस की मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट थे और ऑथर ने रॉयल आउटफिट पहना है, इसलिए शायद वो उनकी नजरों में ज्यादा आ रहे हैं। ऑथर कहता है वो आगे चलकर उन्हें और परेशान कर सकते हैं। ऑथर उनसे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि अभी वो सिटी में नया है और हो सकता है कि आगे चलकर वो खुद भी जायरस एकेडमी में जाए, तो अभी उनसे लड़ना सही नहीं होगा। फिर ऑथर को एक शॉप पर बीस्ट कोर दिखता है और ऑथर को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो लिलिया उसे बताती है ये बीस्ट कोर है, अगर कोई इसे अपने हाथ में लेता है तो वो अपनी पावर कई गुना बढ़ा सकता है और ये चीज उसके माना कोर पर भी डिपेंड करेगी कि वो कौन सा माना कोर यूज कर रहा है। ऑथर को ये नहीं पता था कि वो बीस्ट कोर को बेच और खरीद भी सकते हैं, पर ऑथर मन में कहता है उसके पास जो एक बीस्ट कोर है वो उसी से खुश है। तभी लिलिया भी अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो एक बीस्ट कोर खरीद सकती है, पर उसकी मदर साफ मना कर देती है और कहती है कि वो बीस्ट कोर को एक शॉर्टकट की तरह यूज करके अपने माना को अवेकन नहीं कर सकती। अब वो सभी कुछ खाने आ जाते हैं, लेकिन जब से लिलिया की मदर ने उसे बीस्ट कोर लेने से मना किया था उसका मूड खराब दिख रहा था, जो ऑथर भी समझ जाता है। पर ऑथर इस बारे में लिलिया से बात करता है। इससे पहले लिलिया वहाँ से जाने लगती है। अब लिलिया उसी शॉप पर आ जाती है जहाँ बीस्ट कोर थे और वो सोच रही थी कि वो उन्हें अपनी पॉकेट मनी में से खरीद नहीं सकती, लेकिन तभी वहाँ ऑथर आ जाता है और लिलिया से पूछता है कि क्या उसकी मदर ने मना करने के बाद भी बीस्ट कोर खरीदने वाली है। लिलिया हाँ करती है और बताती है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सोर्सरी को अवेकन करके रहेगी, पर ऑथर उसे बताता है कि बीस्ट कोर को यूज करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सोर्सर बन जाए, तो अगर वो फेल हो गई तो वो क्या करेगी। लिलिया बताती है ये पहली बार नहीं है जब वो ऐसी कोशिश कर रही है और इससे पहले वो भी कई बार फेल हो चुकी है, तो अगर एक बार फिर से फेल हो जाती है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिलिया ऑथर से कहने लगती है कि वो वैसे भी वो तो स्पेशल है, वो उसकी बात कभी नहीं समझ सकता और लिलिया के पेरेंट्स कभी भी उसे बीस्ट कोर को टच नहीं करने देंगे, इसलिए उसे उनसे छुप कर ये करना होगा। अब ऑथर समझ जाता है कि लिलिया इतने प्रेशर में उसकी वजह से है, क्योंकि ऑथर मैजिक में काफी अच्छा है, इसलिए लिलिया के पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि लिलिया बिल्कुल उसकी तरह बने, जिसकी वजह से लिलिया पर पहले से भी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। ऑथर को ये बात जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिलिया इस तरह से किसी चीज से परेशान रहे, क्योंकि ऑथर समझ सकता है
है कि परेशानी के साथ जीना कैसा होता है। अब ऑथर लिलिया को साइड में चलकर बात करने की कहता है, लेकिन लिलिया ऑथर का हाथ छोड़कर वापस जाने लगती है और वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का जैरिस एकेडमी का स्टूडेंट निकलता है, जिसे लिलिया के टकराने से गुस्सा आ जाता है और उनसे लड़ने का एक बहाना मिल जाता है। अब वो स्टूडेंट शॉप में ही चिल्लाने लगता है, जो देखकर शॉप ओनर भी आ जाता है और सभी को भगाने लगता है। लेकिन जैसे ही शॉप ओनर देखता है कि वो सभी जैरिस एकेडमी से हैं, तो वो शांत हो जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। अब वो लोग ऑथर से लिलिया पर अटैक करने के लिए अपने मैजिक का यूज करने वाले होते हैं और ऑथर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ लिलिया की मदर आ जाती है और उन सभी को रोकने की कहती है, पर वो स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो बताती है कि वो हेल्स्टिन फैमिली के मेंबर है। स्टूडेंट को याद आ जाता है कि ये वही फैमिली है जो एकेडमी में ऑप्शन करती है और अगर उनके हेड को पता चल जाता है कि वो शॉप में फाइट कर रहे हैं तो उनके साथ काफी बुरा हो सकता है। वो स्टूडेंट डर कर पीछे होने लगते हैं, पर ऑथर उन पर अटैक करने वाला था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने लिलिया को उल्टा कैसे बोला, पर ऑथर कुछ करता इससे पहले लिलिया उसे रोक लेती है। बिल भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि उनकी फाइट जैरिस एकेडमी के स्टूडेंट से होने वाली थी, पर लिलिया की मदर कहती है उन्हें तो उन बच्चों की फिक्र हो रही थी, अगर वो टाइम पर नहीं आती तो ऑथर उनकी बैंड बजा देता। बिल किसी को भी टेंशन ना लेने की आता है और ऑथर को बताता है कि अगर आगे चलकर उसके एकेडमी में ज्वाइन होने का मन बना भी लिया तो आज वाली चीज उसके एकेडमी में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने एकेडमी का काफी प्रॉफिट कराया है, तो उसके एडमिशन को कोई रोक नहीं सकता। अब लिलिया को अपने फादर की बातों से काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर से कहने लगती है कि वो उसकी जगह ऑथर को एकेडमी भेजना चाहते हैं क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, और वो ये कहते हुए रोने लगती है। जाने से पहले लिलिया अपने फादर से कहती है कि वो उन्हें हेट करती है और वो ऑथर को भी हेट करती है। कुछ देर बाद ऑथर लिलिया के रूम के बाहर खड़ा होता है और उसे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑथर के कई बार बुलाने के बाद भी लिलिया बाहर नहीं आती। तभी हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ कई साल पहले विल लिलिया से कह रहा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो लोग उसे जैरिस एकेडमी में भेजेंगे, जहाँ लिलिया काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक सीखेगी और काफी पावरफुल सोर्सर बनेगी। इसके बाद लिलिया अपनी मदर से पूछती है कि उसका मैजिक कब अवेकन होगा। लिलिया की मदर उसे ज्यादा जल्दबाजी ना करने की कहती है क्योंकि उसका मैजिक खुद ही अवेकन हो जाएगा, पर अब लिलिया सोच रही थी कि उसकी जगह ऑथर एकेडमी में जाएगा, जिसकी वजह से लिलिया को काफी बुरा लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी काम की नहीं है। लिलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, उसका मैजिक अवेकन क्यों नहीं हो रहा। तभी ऑथर उसके रूम में आ जाता है और जाते ही लिलिया से माफी मांगने लगता है, पर ऑथर मन में सोचता है कि कहीं ऐसे माफी मांगने से वो लिलिया का मूड और ज्यादा खराब कर देगा। तभी लिलिया भी ऑथर से माफी मांगती है और कहती है उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। ऑथर मन में सोचता है उसे पता है लिलिया को इस टाइम कैसा लग रहा होगा, इसलिए वो लिलिया के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है उसे पता है लिलिया काफी ज्यादा मेहनत कर रही है जिससे वो अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके पेरेंट्स उसे कभी हेट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तो हमेशा से लिलिया पर गर्व है जो बचपन से उन्हें खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अब ऑथर लिलिया को बताता है जब वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया था और अकेला था, तब ऐसे ही एक लड़की ने उसे हमेशा हौसला दिया था और उसकी मदद की थी। ऑथर यहाँ टीसिया की बात कर रहा है। फिर ऑथर लिलिया को फायर फ्लैश दिखाता है और बताता है उसी लड़की ने उसे ये करना सिखाया था। अब ऑथर लिलिया से कहता है उसे पता है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है और उसके पेरेंट्स भी ये जानते हैं। साथ ही लिलिया के पेरेंट्स ऑथर को लेकर इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि वो अभी आया है और ऑथर के पेरेंट्स भी इस तरह से एक्साइटेड है। इसमें कोई खराब बात नहीं है। लिलिया बताती है उसके पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं कि वो सोर्सर बने जिससे वो हमेशा खुश रह सके, इसलिए उसके फादर हमेशा एकेडमी में इतना डोनेशन करते हैं। ऑथर मन में सोचता है बिल इतना ज्यादा लिलिया को सोर्सर बनता देखना चाहेगा उतना ज्यादा लिलिया प्रेशर फील करेगी और कभी खुश नहीं रह पाएगी। अब ऑथर लिलिया से पूछता है कि क्या वो सच में मैजिक यूज करना चाहती है। ये सुनकर लिलिया हैरान हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं ऑथर लिलिया के पेरेंट्स को बताता है कि लिलिया घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर लिलिया के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि वो कहाँ चली गई। ऑथर उन्हें बताता है कि उसने लिलिया को उस जगह पर भेज दिया है जहाँ उसने मैजिक सीखा और उसे पूरा भरोसा है कि लिलिया वहाँ से मैजिक सीख कर ही वापस आएगी। विल कहता है ये सब वो क्या कर रहा है। ऑथर बताता है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लिलिया वहाँ सेफ रहेगी और लिलिया ये सब इसलिए कर रही है जिससे वो अपने मैजिक को अवेकन कर सके। पर बिल कहता है उससे ये जानना है कि ऑथर ने लिलिया को बिना उनसे पूछे भेजने का फैसला कैसे लिया। ऑथर कहता है लिलिया को डर था कि अगर वो उनसे बात करेगा तो उसका फैसला बदल जाएगा, इसलिए उसने बिना बताए जाने का फैसला लिया क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे कभी जाने नहीं देंगे। अब ऑथर बिल को एक लेटर देता है जो लिलिया ने उनके लिए लिखा था, जिसमें लिलिया ने लिखा था डियर पेरेंट्स, वो उनका घर छोड़कर जा रही है और उसे पता है जब तक वो मैजिक सीख नहीं जाती वो उनके लिए एक बोझ बनकर रहेगी, इसलिए उसे चाहे जितने साल लग जाएं लेकिन वो अब उनके पास मैजिक सीख कर ही वापस आएगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये पढ़कर विल इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है वो गलत था, वो बस ये चाहता था कि सोर्सर बनकर उसकी बेटी खुश रह पाए।
पाए, पर वो पागल था। लिलिया उसकी बेटी है, चाहे वो सोर्सर हो या नहीं। तभी ऑथर लिलिया से कहता है अब वो उसने सब सुन लिया होगा। हमें पता चलता है लिलिया कहीं नहीं गई और वो वहीं छुपी थी। अब विल ऑथर से पूछने लगता है ये सब क्या चल रहा है। ऑथर माफी मांगते हुए कहता है उसे पता था कि अपने बच्चे को खोने का दुख बहुत बुरा होता है, पर ये जरूरी था उन्हें सीख देने के लिए। बिल भी ऑथर की बातों को समझ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है ऑथर ने बिल्कुल सही किया। वो भूल चुका था कि वो अपने चाहत के लिए लिलिया पर कितना प्रेशर डाल रहा है। अब विल ऑथर के पेरेंट्स से भी माफी मांगता है कि उनका बेटा इतने टाइम बाद घर वापस आया और वो उसे एकेडमी भेजने की बात कर रहा था। फिर विल लिलिया से माफी मांगता है कि उसे एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है और चाहे वो सोर्सर बने या नहीं, वो लिलिया से वादा करते हैं कि वो उसे खुश रखेंगे। लिलिया ये सुनकर खुश हो जाती है, पर वो कहती है वो एकेडमी जाना चाहती है और एक ऐसी सोर्सर बनना चाहती है जो दूसरे लोगों को खुश करे, बिल्कुल ऑथर की तरह। ये सुनकर लिलिया के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और तीनों गले लग जाते हैं। अब ऑथर कहता है कि सब यही खत्म हो चुका है और अब लिलिया के माना को अवेकन करेगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ऑथर ऐसा कर सकता है। जिसके बाद ऑथर एलेनोर लिलिया को साथ बैठा देता है जिससे वो उन दोनों का माना एक साथ अवेकन कर सके। वहीं लिलिया की मदर विल से कह रही थी कि वो मानती है ऑथर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है, पर उसे नहीं लगता कि ऑथर ऐसे किसी दूसरी इंसान का माना भी अवेकन कर सकता है। वहीं ऑथर लिलिया और एलेनोर को उसकी ब्रीदिंग पर फोकस करने की कहता है और बताता है उनका माना जब स्ट्रॉन्ग होगा तब वो अपनी सांसों पर कंट्रोल करेंगे, इसलिए ऑथर उन्हें धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ने की कहता है। अब वो दोनों ऑथर ने जैसा बताया था वैसा करने लगते हैं और ऑथर उनसे कहता है उन्हें जब तक करना है जब तक उन्हें अंधेरे में लाइट नहीं दिख जाती। फिर ऑथर उन्हें पीछे से टच करता है और उन्हें बताता है कि अब उन्हें थोड़ा गर्म लगेगा पर उन्हें अपना फोकस बिगाड़ना नहीं है। ऑथर टेक्निक शुरू कर देता है और लिलिया कुछ ही देर में पहली बार अपना माना फील कर पा रही थी, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने लिलिया का माना अवेकन करने की बहुत कोशिश की थी पर कुछ काम नहीं आया और ऑथर ने इतनी आसानी से ये कर दिखाया। अब वो सभी पार्टी कर रहे थे क्योंकि लिलिया का माना अवेकन हो चुका था। इससे सभी काफी खुश थे और ऑथर लिलिया से कहता है ये तो सिर्फ पहला स्टेप था, अब लिलिया को काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके और उसे बढ़ा सके। लिलिया पूरे जोश में थी और कहती है वो पूरी तरह से तैयार है। लिलिया काफी एक्साइटेड थी जानने के लिए कि वो कौन सा एलिमेंट यूज कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिनमें से एक कहता है वो दोनों चाहता है कि ऑप्शन हाउस में उसे क्या क्या मिलने वाला है और अब तो उससे इंतजार नहीं हो रहा। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो अच्छे से तैयार होकर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ हेल्स्टन ऑप्शन हाउस के सामने पहुंच जाता है और सभी नई नई चीजों को देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। ऑथर जल्दी से अंदर जाना चाहता था क्योंकि इससे ऑथर ऐसे किसी जगह पर नहीं आया, पर ऑथर की मदर को लग रहा था ये जगह उनके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सभी अमीर लोग ही आते हैं और उसी तरह के लोग दिख भी रहे थे, इसलिए शायद उन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। हमें पता चलता है कि ऑथर की मदर शुरू से ही आने से मना कर रही थी, पर लिलिया की मदर उन्हें जबरदस्ती ले आई और जब भी लिलिया की मदर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें भी हर जगह जाने का हक है और यहाँ भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब लिलिया जल्दी से सभी को अंदर चलने की कहती है क्योंकि असली चीजें तो उन्हें अंदर ही देखने को मिलेंगी। इस बात पर सभी हाँ करते हैं क्योंकि सभी अंदर जाकर देखना चाहते थे कि अंदर उन्हें क्या क्या मिलेगा। फिर सभी अंदर जाने लगते हैं। अब वो सभी अंदर जाते हैं और अंदर तो बहुत सारे लोग थे और हर कोई काफी अच्छे घर का लग रहा था और पूरी जगह काफी शांत थी। तभी ऑथर बताता है इस जगह पर उन्हें बहुत सारे एरिस्टोक्रेट और एडवेंचर मिलने वाले हैं जिनमें से कुछ काफी हाई रैंक के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर भी होंगे। ऑथर मन में सोचता है एक ऑप्शन काफी अच्छा मौका होता है बहुत ज्यादा रेयर चीजों को खरीदने का और वो लोग ऐसी चीजों को भी दे सकते हैं जिसका नॉर्मली मिलना काफी मुश्किल होता है। लिलिया तो जाती ही बीस्ट कोर को देखने लगती है और उनकी तारीफ भी कर रही थी कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिलिया खुद भी देख रही थी और एलेनोर को भी दिखा रही थी क्योंकि उसे भी बीस्ट कोर काफी अच्छे लग रहे थे। तभी हम ऑथर के फादर रेया को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ था और सभी को पूरे टाइम चौकन्ना न रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि आज यहाँ सिटी का हर इम्पोर्टेंट इंसान है, इसलिए आज वो यहाँ किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑथर उसे देख कर कहता है कि आज उसके फादर काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं और काफी ज्यादा कूल भी क्योंकि घर पर रेया हमेशा फनी मूड में रहते हैं जिसकी वजह से कोई बता नहीं सकता कि काम पर रेया इतना ज्यादा सीरियस हो जाता होगा। ऑथर की मदर बताती है ये बिल्कुल सच है। ऑथर के फादर हमेशा अपने काम से कोई मजाक नहीं करते क्योंकि इसलिए तो हर कोई उनके काम की इतनी तारीफ करता है। इसी वजह से रेया सिक्योरिटी की कोई टक्कर नहीं ले सकता और उनकी पूरी टीम भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ रहती है और हर मेंबर को रेया ने खुद चुना है। अब हम मेन रूम का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उनका होस्ट विल था जो सभी का वेलकम करता है और टाइम निकाल कर यहाँ आने का थैंक्स भी कहता है। फिर विल सभी को उनके गेस्ट से मिलवाता है जो उनके किंगडम का किंग था जिसका नाम ब्लड ग्लैडर है और उनके साथ उनकी
उनकी वाइफ प्रिसिला भी थी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। लड़के का नाम है कास्टिस और लड़की का नाम है कैथिलीन। सभी लोग किंग को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और किंग का स्वागत करने लगते हैं। लोगों को इतना खुश देखकर ऑथर भी समझ जाता है कि किंग जरूर लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और शायद उसने काफी अच्छे काम भी किए हैं, क्योंकि लोगों के बीच किंग को लेकर डर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बल्कि सभी सिर्फ खुश दिख रहे हैं। अब विल बताता ये हेल्स्टिन की 10th एनिवर्सरी ऑप्शन है और अब इसे शुरू करने का समय हो गया है। विल को ऐसे बात करता देख ऑथर की पुरानी लाइफ की यादें ताजा हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी काफी एक्साइटेड हो गया था। अब हम सिक्योरिटी को देखते हैं, जहाँ हर कोई बहुत अच्छे से चौकन्ना था और अंदर के साथ साथ बाहर भी बहुत सारे लोग पहरा दे रहे थे, जिससे कोई भी ऑप्शन में दखल ना दे सके। रिया का हर चीज पर पूरा ध्यान था और वो अपनी फैमिली तक के पास भी नहीं जा रहा था, क्योंकि जब भी वो अपने काम में होता है तो पूरी तरह से फोकस रहता है। ऑप्शन शुरू हो जाता है और सबसे पहले विल सभी के सामने एक सोर्ड को लाता है और बताता है कि इस सोर्ड को एक कमाल के क्राफ्टमैन ने बनाया है और इस सोर्ड का एक माना टूल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी टिप पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये सोर्ड काफी ज्यादा शार्प हो जाएगी। साथ ही इसमें एक काफी कमाल का इफेक्ट लगा है, जिससे जो भी आपके सामने आपका एनिमी होगा वो कुछ देर के लिए इवेपोराइज हो जाएगा, यानी हिल नहीं पाएगा। फिर उस सोर्ड की शुरुआत 50 गोल्ड पीसेस से होती है और सोर्ड पर बोली लगना शुरू हो जाता है और बोली बढ़ने भी लगती है। ऑथर भी हर चीज को याद कर रहा था और सोचता है कि जो हाई लेवल के वेपन होते हैं उन पर इफेक्ट भी लगाया जा सकता है, जो कि ऑथर के लिए नई चीज थी और वो इस बात को याद रखने की सोचता है, क्योंकि आगे ये नॉलेज जरूर उसके काम आएगी। ऑथर ऑप्शन की चीजों को देख ही रहा था, तभी उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या यहाँ ऐसे भी कोई चीज है जो ऑथर अपने लिए खरीदना चाहता हो। ऑथर मना कर देता है और कहता है वैसे भी उनके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ लेने की सोच सके। यहाँ हर चीज की काफी ज्यादा महंगाई है जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और ऑथर को ऐसी महंगी चीजें चाहिए भी नहीं। ऑथर की मदर भी कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तभी ऑथर को याद आता है उसने बहुत देर से सिल्वी को नहीं देखा है और वो अपनी मदर से पूछता है कि सिल्वी कहाँ है। ऑथर की मदर बताती है कि सिल्वी एलेनोर के पास थी, पर ऑथर देखता है एलेनोर तो लिलिया के साथ सो चुकी है और सिल्वी उसके पास भी नहीं है, इसलिए ऑथर सिल्वी को ढूंढने लग जाता है। यहाँ सिल्वी मेन रूम से थोड़ा आगे गई थी और उसके सामने एक बंदा आ जाता है। तभी हम वापस से विल को देखते हैं जो सभी को बताता है अगली चीज जिस पर बोली लगने वाली है वो एक वर्ल्ड लायन का बच्चा यानी बेबी वर्ल्ड लायन है। विल सभी को बताता है जो वर्ल्ड लायन होते हैं वो बड़े होकर पावरफुल मोनार्क बीस्ट बनते हैं। विल बताता है ये अभी बेबी है और बड़े होकर एक क्लास का बीस्ट बन सकता है जो हर फाइट में और हर सिचुएशन में उसके काफी काम आ सकता है। तभी प्रिंस किंग से कहता है कि उसे बेबी वर्ल्ड लायन चाहिए, तो किंग भी उसकी बात मान जाता है। अब उसकी बोली शुरू हो जाती है और बहुत से लोग उस बेबी लायन को लेना चाहते थे, जिसकी वजह से बोली काफी जल्दी 450 गोल्ड पीस तक पहुंच जाती है। तभी किंग कहते हैं वो उस बेबी वर्ल्ड लायन के लिए 1000 गोल्ड पीस देगा। ये सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि किसी में इससे ज्यादा बोली लगाने का दम नहीं था और कोई भी आगे बोली नहीं लगाता, तो वो बेबी वर्ल्ड लायन किंग का हो जाता है। अब किंग और उसकी फैमिली स्टेज पर आती है और विल उनसे पूछता है कि वो बेबी लायन का कैसे यूज करने वाले हैं। किंग बताता है बेबी लायन को एक पार्टनर की तरह यूज करने वाले हैं और इसे कार्टिस संभालेगा, पर ये डिपेंड करता है कि कार्टिस इसके लिए कितनी मेहनत करता है, क्योंकि अगर कार्टिस बेबी लायन के लायक नहीं हो पाया तो वो लायन उसे वापस ले लिया जाएगा। तभी कार्टिस कहता है वो अपना बेस्ट देगा और लायन का पूरा ख्याल रखेगा। अब हम वापस से उसी बंदे को देखते हैं जो सिल्वी के सामने बैठ जाता है और बहुत ध्यान से सिल्वी को देखने लगता है, पर सिल्वी उससे काफी ज्यादा डर नहीं रही थी और दूर जाने की कोशिश भी कर रही थी। तभी सिल्वी को ढूंढते हुए ऑथर वहां आ जाता है और उस बंदे को देखते ही समझ जाता है कि वो बंदा तो एक कंज्यूमर है, यानी कि वो किंग को सर्व करता है और ऑथर ने उसे किंग के पीछे भी देखा था। ऑथर मन में कहता है उसे थोड़ा ध्यान से रहना होगा वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑथर उस बंदे से कहता है कि वो उसकी पार्टनर है और वो गलती से यहाँ आ गई, इसलिए वो उसे वापस करने की कहता है। ये सुनकर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो ऑप्शन का पार्टनर है और वो ऑथर से कहता है कि उसकी पार्टनर तो एक काफी कमाल की माना बीस्ट है और वो काफी ज्यादा लकी भी है। तभी सिल्वी खुश होकर वापस ऑथर के पास आ जाती है। ऑथर भी सिल्वी से वापस कभी ऐसे अकेले ना जाने को कहता है। ऑथर सोचता है इससे पहले बात आगे बढ़े उसे यहाँ से चलना चाहिए और तुरंत ही ऑथर जाने भी लगता है, लेकिन तभी वो बंदा ऑथर को रुकने की कहता है और कहता है वो अपने पेट को यही छोड़ दे, क्योंकि इतने टाइम से वो किसी ऐसी माना बीस्ट को ढूंढ रहा था जो उसके लिए विधि हो, और बताता है वो उस माना बीस्ट की पोटेंशियल को अच्छे से यूज करेगा। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा ऑथर के साइड में फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे वो अपनी पावर दिखाता है कि ऑथर डर जाए और उससे ज्यादा सवाल ना करे। फिर वो बंदा सिल्वी से कहता है कि वो उसे एक चांस दे रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, और इसके लिए सिल्वी को उसकी एहसानमंद होना चाहिए और तुरंत ही उसकी बात मान लेनी चाहिए।
ऑथर उस बंदे से पूछता है कि उसे सिल्वी क्यों चाहिए, जिस पर वो बताता है कि वो रॉयल फैमिली का एक मेज है और वो बंदा अपनी पोस्ट बताकर ऑथर को डराने की कोशिश करता है। पर ऑथर जवाब में कहता है इससे उसे क्या मतलब। उसने पूछा कि उसे सिल्वी क्यों चाहिए। ये सुनकर वो बंदा वापस से ऑथर के साइड में अटैक करता है, पर इस बार अटैक ऑथर के काफी पास था। हालांकि दोनों बार ऑथर उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता, जबकि वो फायर अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कोई नॉर्मल मेज वैसे स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि ये तो उसके जैसे बच्चों को भी समझ आ जाना चाहिए कि वो उस माना बीस्ट की पावर को यूज करके इस कंट्री के फ्यूचर को बेस्ट बना सकता है, इसलिए वो माना बीस्ट उसके पास होना चाहिए, ना कि ऑथर जैसे किसी बच्चे के पास। पर ऑथर को ये सारी बातें बिल्कुल बेकार लगती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग माना बेस का सिर्फ यूज ही किया जाए, उन्हें भी एक नॉर्मल पेट की तरह जीने का हक है। इसलिए ऑथर वहाँ से जाने लगता है, पर ये देखकर तो वो मेज काफी गुस्से में आ जाता है और ऑथर से कहने लगता है कि क्या उसे पता नहीं अगर वो रॉयल फैमिली के ऑर्डर नहीं मानेगा तो उससे और उसकी फैमिली के साथ क्या होगा। पहले उन्हें कंट्री का गद्दार घोषित किया जाएगा और फिर उन्हें काफी खतरनाक सजा दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें कंट्री से भी निकाल दिया जाएगा, साथ ही इनकी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली जाएगी। अभी सुनकर तो ऑथर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो उसकी फैमिली के बारे में इतना गलत बोल गया। ऑथर अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकता और वो वापस ही इसलिए आया था कि अपनी फैमिली को सेफ रख सके, तो अगर कोई उसकी फैमिली के साथ गलत करने की कहेगा तो वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता। हम देखते हैं कि ऑथर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका ऑरा बाहर आने लगता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरे ऑप्शन हाउस को ही तोड़ने लगता है। धीरे धीरे ऑप्शन हाउस के अंदर का हर इंसान सांस तक नहीं ले पा रहा था। ऑथर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा कुछ तो किंग ने कभी महसूस नहीं किया था और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई किसी को मारना चाहता हो, वो भी काफी बुरी तरह से तड़पते हुए। किंग पूछता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। सभी सिक्योरिटी वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं और जो कोई भी ये सब कर रहा था उसे सामने आने की कहने लगते हैं। वो मेज भी काफी डर चुका था और गिर जाता है। वो समझ जाता है कि उसने गलत इंसान को गुस्सा दिला दिया। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी ऑथर वापस कंट्रोल में आ जाता है और मन में सोचता है उसने अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दिया। अगर थोड़ी देर ऐसे ही रहता तो पता नहीं क्या हो जाता, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और सिक्योरिटी के लोग सभी लोगों को ऑप्शन हाउस से बाहर निकाल देते हैं, जिससे सभी लोग सेफ रहें। कुछ देर बाद किंग रॉय को अपने पास बुलाता है और रेया से पूछता है कि क्या वही यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, जिस पर रे हाँ करता है। किंग कहने लगता है कि शायद थोड़े टाइम पहले जो कुछ जिसकी वजह से हुआ है रे उसे नहीं पकड़ पाया। रे हाँ करता है और बताता है उन्होंने हर इंसान को सेफली बाहर पहुंचा दिया, पर ये सब जिसकी वजह से हुआ उसका कुछ पता नहीं चला। किंग कहता है उसे इसकी सजा मिलेगी और वो रे को काम से निकाल देने की कहता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रे ने किसी इंसान को कुछ नहीं होने दिया और कोई भी कुछ समझ पाता इससे पहले सब खत्म हो गया। सभी के हिसाब से रे ने जो किया अच्छा किया और उसकी इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि उसे काम से निकाल दिया जाए। तभी उमेज वहाँ आता है और कहता है इतनी छोटी सजा उसके लिए काफी नहीं होगी, क्योंकि डैमेज काफी ज्यादा था और लोगों की जान को खतरा था, इसलिए सजा भी उसी हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए उमेज रे के बेटे का माना बीस्ट मांगता है, क्योंकि वो उसे काफी अच्छा लगा और वो उसके पास होना चाहिए, जिससे वो उसका सही यूज कर सके और वो रॉयल फैमिली को सर्व करे, ना कि किसी बेकार फैमिली में किसी काम ना आए। किंग भी ये बात मान लेते हैं और बताता है कि उस बंदे का नाम सेबेस्टियन है और वो किंग की रॉयल फैमिली को काफी टाइम से सर्व करता आ रहा है और उसने किंग की और उसकी फैमिली की कई बार जान बचाई है। किंग रे को बताते हैं कि वो काफी टाइम से सेबेस्टियन को रिवॉर्ड देना चाहता था, पर उसे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जिससे सेबेस्टियन खुश हो जाए। पर आज ऐसा लग रहा है कि सेबेस्टियन को रॉय के बेटे का माना बीस्ट काफी पसंद आ गया है और ये काफी अच्छा मौका है जिससे वो सेबेस्टियन के थोड़े कर्ज चुका सकता है। ऑथर समझ जाता है ये तो उन्हें फंसाया जा रहा है, इसलिए वो किंग से कुछ कहने वाला होता है, पर उसकी मदर उसे रोक लेती है। पर रे किंग से माफी मांगते हुए कहता है कि जो उसके बेटे का पेट है उसमें रे का कोई रोल नहीं है, वो पेट ऑथर को खुद ही मिला है और ऑथर ने उसे खुद ही पालने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से रे उसे नहीं कह सकता कि वो पेट सेबेस्टियन को दे दे। अब किंग का सारा ध्यान ऑथर पर आ जाता है और वो ऑथर से पूछता है कि इसमें उसका क्या कहना है। ऑथर किंग को देखने लगता है और कुछ कह नहीं रहा था। ये देखकर गार्ड्स ऑथर से पूछते हैं कि क्या उसके पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया कि किंग की आंखों में नहीं देखना चाहिए। ऑथर अपनी आंख नीचे कर लेता है और सोचता है उसे इस मामले में प्यार से बात करनी होगी, वरना सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है और आगे फिर क्या होगा कोई नहीं कह सकता। अब ऑथर काफी प्यार से माफी मांगते हुए किंग से कहता है कि वो उन्हें सिल्वी नहीं दे सकता, क्योंकि सिल्वी सिर्फ उसके लिए कोई पेट नहीं है, वो उसकी फैमिली मेंबर है और सिल्वी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। किंग ऑथर से कहता है क्यों ना वो उसे सिल्वी के बदले बेबी वर्ल्ड लाइन दे दे जो उसने अभी खरीदा है।
हालांकि किंग ये बात मानता है कि ऑथर का पेट काफी ज्यादा रेयर है, पर बेबी लायन भी कम नहीं है, वो भी आगे चलकर काफी अच्छा पार्टनर बनेगा, इसकी गारंटी खुद किंग देते हैं। पर ऑथर अब भी मना कर देता है और कहता है उसने साफ साफ बता तो दिया कि वो ना ही सिल्विया को देगा और ना ही सिल्विया की कोई रिप्लेसमेंट है। अब किंग थोड़ा गुस्से में आने लगता है क्योंकि उसे बार बार एक ही बात बोलना पसंद नहीं, और वो कहता है उसने पहले ही 2 बार पूछ लिया है और आखिरी बार ऑथर से पूछता है कि क्या वो अपने पेट को उन्हें देगा। अब ऑथर जवाब ना देते हुए किंग से एक सवाल करने की कहता है और किंग से पूछता है कि वो अपने बच्चे को कितने प्राइस में बेच सकते हैं या किस चीज के बदले उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। ये सुनकर किंग काफी गुस्से में आने लगते हैं और ऑथर कहता है उन्होंने 3 बार उससे पूछ लिया और तीनों बार उसने मना भी कर दिया, पर वो लगातार उससे पूछ रहा है, उस पर प्रेशर बना रहे हैं। ऑथर कहता है शायद वो किंग है, इसी वजह से उनमें इस बात का घमंड है और उन्हें लगता होगा कि वो अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। अब ऑथर भी गुस्से में फिर से किंग से पूछता है कि वो अपने बच्चों को कितने में बेच सकते हैं। इससे सेबेस्टियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को ऑथर को मारने की कहते हैं। दोनों गार्ड्स ऑथर को मारने आने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ऑथर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक ही मुक्के में दोनों गार्ड्स को हरा देता है। ये देखकर सेबेस्टियन उन गार्ड पर चिल्लाने लगता है कि वो किंग की रक्षा करते हैं और एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। तभी सेबेस्टियन ऑथर पर फायर अटैक करता है जो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिससे ऑथर की मदर काफी डर जाती है। पर तभी ऑथर अपने मैजिक से टाइम स्टॉप कर देता है और सभी लोग रुक जाते हैं। फिर सेबेस्टियन ही था जो हिल पा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ऑथर सेबेस्टियन के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ उसका कोई स्पेल नहीं काम करेगा, ना ही वो यहाँ मैजिक यूज कर सकता है। हम देखते हैं ऑथर के मुंह पर वैसे ही निशान आ जाते हैं जैसे सिल्वी पर है। ये देखकर तो सेबेस्टियन डर कर कांपने लगता है और ऑथर उसके पास आने लगता है। सेबेस्टियन ऑथर को उससे दूर रहने की कहता है। सेबेस्टियन ऑथर से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि वो उसके जैसे एक रॉयल मैच को हरा सकता है। अब ऑथर बिना उसके पास आए उसके दोनों पैर तोड़ देता है। अब सेबेस्टियन का सारा घमंड बाहर आ जाता है और वो डर कर लोगों को मदद के लिए बुलाने लगता है क्योंकि उसे ऑथर की आंखों में अपनी मौत दिख रही थी, पर कोई सेबेस्टियन को सुन तक नहीं पा रहा था, तो कोई उसकी मदद करने कैसे आता। ऑथर सेबेस्टियन के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे बताता है कोई भी उसे सुन नहीं सकता और सेबेस्टियन को ध्यान से सुनने की कहता है कि अगर उसने आगे चलकर उसकी फैमिली के साथ या उसके साथ कुछ भी करने की सोची तो उसे छोड़ेगा नहीं और सेबेस्टियन चाहे कहीं भी छुप जाए, ऑथर उसे ढूंढकर उसे ऐसी मौत मारेगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो ऑथर के साथ यही बात बोल रही थी, जिससे सेबेस्टियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो ऑथर से माफी मांगने लगता है। अब ऑथर अपनी पावर को रोक देता है, पर इतनी देर तक इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को यूज करने की वजह से वो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ऑथर के पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं और पूरे 1 दिन बाद ऑथर को होश आ जाता है और वो काफी ज्यादा थकान महसूस कर रहा था और साथ ही उसके सर में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। ऑथर समझ जाता है कि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा यूज कर लिया। ऑथर सोचता है वो टाइम की फ्लो को थोड़ी देर के लिए तो रोक पाया, पर इसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, इसलिए शायद उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है जिससे वो ऐसे वापस बेहोश ना हो जाए। तभी वहाँ ऑथर की मदर आ जाती है जो काफी खुश थी कि ऑथर को वापस होश आ गया क्योंकि वो काफी टाइम से बेहोश था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और ऑथर पूछता है जब वो बेहोश हो गया था उसके बाद क्या हुआ। वो बताती है कि सभी काफी ज्यादा घबरा गए थे और उन्होंने भी अपनी पावर यूज करके ऑथर को हील करने की कोशिश की और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑथर को होश आ जाएगा, पर फिर भी उन्हें उसकी काफी चिंता हो रही थी। तभी ऑथर देखता है उसकी मदर उसकी चिंता से रो भी रही थी, जिससे ऑथर अपने आप को कोसने लगता है कि उसकी वजह से उसकी मदर परेशान हुई। अब ऑथर अपनी मदर के साथ मार्केट में जाता है और उसे एक शॉप पर काफी अच्छी हेयर पिन दिखती है। ऑथर की मदर ऑथर से कहने लगती है कि अगर वो इसे लिलिया को देगा तो वो काफी खुश होगी। फिर वो ऑथर से भी कहती है कि अगर उसे कुछ पसंद आए तो वो उसे खरीद सकता है, पर ऑथर पूछता है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे क्योंकि फादर ने अभी अपनी जॉब खो दी। ऑथर की मदर उससे पूछती है कि क्या उसे नहीं पता वो भी पैसे कमाती है। ये सुनकर ऑथर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो उसे बेचती भी है, जिससे वो काफी पैसे कमा लेती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों काफी सारी शॉपिंग करके वापस आ रहे थे जहाँ उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद लिया था जो ऑथर से उठाया नहीं जा रहा था। फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं जहाँ वो एक बंदे को बैठा हुआ देखते हैं जो रोया से बहस कर रहा था। ये देखकर ऑथर भी वहाँ आ जाता है और अपनी मदर से पूछता है कि क्या चल रहा है। अब ऑथर भी रूम में आ जाता है और वो बंदा ऑथर को देखते ही ऑथर से किंग की तरफ से माफी मांगता है और बताता है माफी के तौर पर किंग ने ऑथर के लिए बहुत सारा गोल्ड भेजा है। ये देखकर ऑथर काफी अच्छे से उसका थैंक्स करता है। ये देखकर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ऑथर में तो काफी मैनर है क्योंकि उसे लगा था कि गोल्ड लेने के बाद भी ऑथर काफी उल्टा बोलेगा, पर यहाँ तो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ऑथर तो काफी इज्जत से बात कर रहा है। अब वो बंदा बताता है कि जिन 2 गार्ड्स ने ऑथर पर अटैक किया था उन्हें काम से निकाल दिया गया। ये सुनकर रिया थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि उसके बेटे पर जिसने अटैक किया था उन्हें सिर्फ काम से निकाला गया, पर वो बंदा रिया से कहता है कि ऑथर ने भी किंग के सामने बदतमीजी करके गलती की थी। अब ऑथर अपने फादर को शांत होने की कहता है। ऑथर उससे पूछता है कि सेबेस्टियन की कैसी गलती है, जिस पर वो बंदा बताता है कि सेबेस्टियन को
भी निकाल दिया गया है। और जैसे ही वो होश में आया वो सभी से कहने लगा कि ऑथर ने उसे ये चोट पहुंचाई है। और रिया कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सभी ने देखा था, ऑथर तो खुद बेहोश हो गया था। और वो बंदा बताता है कि जिन 2 गार्ड्स ने ऑथर पर अटैक किया था उनका माना सेबेस्टियन पर रिफ्लेक्ट हो गया और सेबेस्टियन का स्पेल उसे ही लग गया। और वो बताता है कि किंग भी इस हादसे से काफी दुखी हैं, इसलिए उन्होंने सब सही करने के लिए उसे यहाँ भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि रिया को ऑथर को थोड़ा मैनर सिखाने की जरूरत है। इस बात पर रिया भी अग्री करता है और कहता है चलो जो हो गया उसे खत्म करते हैं, वैसे भी उन्हें पैसे तो मिल रहे हैं। फिर रिया ऑथर की तारीफ करता है, उसने उन सभी को काफी अच्छा सबक सिखाया। अब हम उन सभी एडवेंचर को देखते हैं जो ऑथर के लिए काफी परेशान हो रहे थे और रो भी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि ऑथर ने किंग के सामने काफी उल्टा बोल दिया, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि किंग ऑथर को छोड़ने नहीं वाला। अब रात हो जाती है और ऑथर सोच रहा था कि इस सबसे उसे इतना तो सीखने को मिला कि अभी भी वो सिर्फ एक बच्चा है और अगर उसे नेशन की पावर के खिलाफ जाना होगा तो उसे भी पावरफुल बनना होगा, वरना वो इस बार की तरह अपने करीबी लोगों को टेंशन देगा। अगले दिन अब ऑथर एक एकेडमी में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ऑथर हर चीज देख ही रहा था और सब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक अजीब सा उल्लू आ जाता है और वो ऑथर को ही देख रहा था। तभी वो उल्लू खुद ही उड़कर चला जाता है। इससे ऑथर को थोड़ा शक होता है और वो उस उल्लू का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए ऑथर जंगल में पहुंच जाता है और सामने ऑथर को एक ओल्ड लेडी मिलती है जो ऑथर से कहती है कि वो उसी का फेट कर रही थी।